आयुष्मान भारत योजना के तहत छत्तीसगढ़ में अब तक पंजीकृत लोगों की संख्या कितनी है? यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है 1.59 करोड़। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत छत्तीसगढ़ में अब तक पंजीकृत लोग जो है 1.59 करोड़ है। ध्यान दीजिए, और इसमें 30 लाख लोगों को जो है इलाज मिल चुका है। इस योजना से छत्तीसगढ़ के 1599 अस्पताल जुड़े हुए हैं। इसमें अब तक छत्तीसगढ़ को 3032.52 करोड़ रुपए जो है खर्च हुए हैं। ओके, याद रखना है। आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के कुल 15.88 करोड़ लोग जो है ये पंजीकृत हो चुके हैं। इस योजना के तहत सबसे ज्यादा 3.11 करोड़ जो है मरीज मध्य प्रदेश में पंजीकृत है, और इसमें 21 लाख लोगों को इलाज मिल चुका है एमपी से। ये है कि वहीं तमिलनाडु में कुल 1.54 करोड़ लोग पंजीकृत हैं, और इसमें से 67 लाख लोगों को जो है इलाज मिल चुका है तमिलनाडु में। देखिए, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गुजरात और छत्तीसगढ़ में ही देश की जो है 46% रकम खर्च हो चुकी है, और इलाज कराने वाले 57% मरीज इन्हीं राज्यों में से है। ओके, ध्यान देना है। और सबसे ज्यादा 6329 करोड़ रुपए अकेले जो है गुजरात में खर्च हुए हैं। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सीजी पर्यटन की दृष्टिकोण से ध्यान दीजिएगा। तुंगल इको पर्यटन केंद्र छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर है, देखिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, सुकमा। ध्यान दीजिए, देखिएगा कि तुंगल बांध में दोस्तों तुंगल इको पर्यटन केंद्र स्थित है, और ये सुकमा जिले में है। ध्यान देना है। सुकमा जिला प्रशासन ने वन विभाग के साथ मिलकर सिंचाई के लिए बनाए गए तुंगल बांध को इको पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। तुंगल बांध में नौका विहार के लिए मोटर बोट, पैडल बोट की जो है व्यवस्था व हट के लिए स्पॉट बनाए गए हैं। तुंगल बांध का जो है निर्माण 1980 में किया गया है, और इसका जो डुबान है, डुबान क्षेत्रफल 104.44 एकड़ है, हेक्टेयर में 544 हेक्टेयर। ध्यान दीजिएगा, देखिए कि इसकी ग्रॉस स्टोरेज क्षमता जो है 51.87 मिलियन क्यूबिक फीट पानी है, और तुंगल बांध के जो है डुबान का क्षेत्रफल ज्यादा ना हो, इस कारण बांध के जो है डिजाइन इस तरह किया गया है कि बारिश का जो पानी है इसमें इकट्ठा हो जाता है, और वियर वेस्ट का जो पानी है बरसाती नाले से होकर ये सबरी नदी में जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ये है निम्नलिखित में से किस प्राचीन शिव मंदिर को सेल द्वारा गोद लिया जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिए। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ई है, शिव मंदिर देवबलौदा दुर्ग। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा कि दुर्ग जिला अंतर्गत देवबलौदा स्थित ऐतिहासिक और आर्कियोलॉजी महत्व के कलचुरी कालीन शिव मंदिर को सेल द्वारा गोद लिया जाएगा। ध्यान देना है, और यह केंद्र संरक्षित स्मारकों में से एक है, और इसके लिए सेल और आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के बीच अनुबंध होना है। और हाल ही में इस ऐतिहासिक और आर्कियोलॉजी महत्व के कलचुरी कालीन शिव मंदिर का जो है सेल चेयरमैन सोमा मंडल और डायरेक्टर इंचार्ज अनिर्बान दासगुप्ता ने निरीक्षण किया। देखिएगा कि इस मंदिर का निर्माण 13वीं और 14वीं शताब्दी में हुआ है। ध्यान देना है, और यहाँ बनी प्राचीन भित्तियों, कलाकृतियों, स्थापित मूर्तियों समेत स्थल का जो है संरक्षण और संवर्धन करना है। चलिएगा अगला प्रश्न, देखिए किस राज्य में राष्ट्रीय स्तर के सिकल सेल रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाएगी? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है अपना छत्तीसगढ़। देखिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में जल्द ही राष्ट्रीय स्तर के सिकल सेल रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाएगी, और हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के 28 जिलों में सिकल सेल प्रबंधन केंद्र का जो है उद्घाटन किया गया है। इसके साथ ही प्रदेश के 24 जिला अस्पतालों, 9 मेडिकल कॉलेजों तथा राजधानी रायपुर में स्थित सिकल सेल प्रबंधन में सिकल सेल की जो है निःशुल्क जांच, उपचार और परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है, देखिए ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को गुंडाधुर अवार्ड से सम्मानित किया गया है?
ऑप्शन है यहाँ पर आज मिल जाएगा दोस्तों, इसीलिए मैं इसको सम्मानित किया गया ही लिखा हूँ। और कल जो वीडियो आएगा वो थोड़ा ट्रिक के साथ आएगा, ठीक है, राज्य अलंकरण पुरस्कार वाला। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, अमितेश मिश्रा जी। देखिएगा कि राज्य स्थापना दिवस 1 नवंबर के दिन खेल को बढ़ावा देने के लिए शहीद गुंडाधुर अवार्ड और तीरंदाजी के लिए महाराजा प्रवीर चंद भंजदेव अवार्ड दिया जाता है। और तीरंदाजी के क्षेत्र में पात्र खिलाड़ी न होने की स्थिति में रायपुर के स्केटिंग खिलाड़ी अमितेश मिश्रा को गुंडाधुर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। स्केटिंग खिलाड़ी अमितेश मिश्रा ने इसी वर्ष राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। ध्यान देना है कि 36वें नेशनल गेम्स 2022 में छत्तीसगढ़ को पहला पदक अमितेश मिश्रा ने दिलाया था और वह 10,000 मीटर स्पीड स्केटिंग में सिल्वर रजत पदक जीता। और इसी जो है ये राष्ट्रीय खेल में छत्तीसगढ़ को दोस्तों उन्हीं ने वही है पहला पदक दिलाया था। इस खिलाड़ी ने दोस्तों गुजरात में ही नेशनल गेम्स में छत्तीसगढ़ को रोलर व स्पीड स्केटिंग में स्वर्ण पदक दिलाया था। ओके, चलिए देखिएगा अगला है। देखिए ब्राजील के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन यहाँ पर है और करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, लुइज इनासियो लुला डा सिल्वा, यही है। तो देखिएगा कि लुइज इनासियो लुला डा सिल्वा तीसरी बार ब्राजील के राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है और उन्होंने इस बार चुनाव को दोस्तों काफी अंतर से जीता है, जिसमें उन्होंने बोल्सोनारो को हराया। लुइज इनासियो लुला डा सिल्वा को लुला के नाम से भी जाना जाता है और वह ब्राजील की वर्कर्स पार्टी के नेता हैं। चलिए स्वर्गीय BR यादव स्पोर्ट्स स्टेडियम में सेकेंड नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किसने छत्तीसगढ़ को पहला स्वर्ण पदक दिलाया है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनिमेश कुजूर। ध्यान रखिएगा अनिमेश कुजूर। देखिएगा कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के बहतराई ग्राम में स्वर्गीय BR यादव स्पोर्ट्स स्टेडियम में सेकेंड नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप एसोसिएशन द्वारा किया जा रहा है, याद रखना है। और इस टूर्नामेंट में 19 वर्षीय अनिमेश कुजूर ने पुरुषों की 200 मीटर रेस में 21.12 का समय निकालते हुए पहला स्थान हासिल किया है और छत्तीसगढ़ को पहला स्वर्ण पदक दिलाया है। ध्यान दीजिएगा कि अनिमेश ने 100 मीटर हीट में भी प्रथम स्थान हासिल किया था और यह चैंपियनशिप अंडर 23 वर्ग के खिलाड़ियों के लिए है और ये पहली बार है जब छत्तीसगढ़ में द्वितीय नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। इस चैंपियनशिप में 28 राज्यों, 9 केंद्र शासित प्रदेशों और 11 मान्यता प्राप्त यूनिट्स सहित 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं, है ना, याद रखिएगा। ओके, और ले रही हैं, हो गया है ये, और ये आयोजन जो है 29 से 31 अक्टूबर तक चला। ओके, देखिए हाल ही में अनावरण किया गया छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा यह किसके द्वारा तैयार किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, श्री JM नेल्सन। ध्यान रखिएगा। देखिएगा कि राज्योत्सव के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा रायपुर के कलेक्टर परिसर में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। 1500 किलो वजनी कांस्य से बनी यह प्रतिमा 11 फीट की है और प्रतिमा को भिलाई के रहने वाली पद्मश्री श्री जॉर्ज मार्टिन नेल्सन ने 1 महीने के भीतर तैयार किया है और 2008 में दोस्तों इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा। और इनका स्ट्रक्चर तैयार करने में मनीष पिल्लेवार का सहयोग रहा है। देखिए रायपुर स्मार्ट सिटी ने जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में इस प्रतिमा का निर्माण करवाया। चलिए, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मानगढ़ धाम। ध्यान रखिएगा कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है और मानगढ़ धाम राजस्थान के बांसवाड़ा जिले का एक हिल स्टेशन है और यहाँ लगभग 1500 भीलों ने महान संत गोविंद गुरु के नेतृत्व में अपने प्राणों की आहुति दी थी। ओके, चलिए देखिए भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, अरुणाचल प्रदेश। ध्यान रखिएगा। देखिएगा कि भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी है ना जिले के तारिन जिलो में
भारत के पहले एक्वा पार्क की स्थापना के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। अरुणाचल प्रदेश में भारत के पहले एक्वा पार्क की मंजूरी संबंधित अधिकारियों द्वारा उचित जांच के बाद की गई है। ओके, देखिए हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग ने ग्राम पंचायतों से सुगमता से जानकारी उपलब्ध कराने के लिए किस वेब पोर्टल की शुरुआत की है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, SFC एंड इन्फो। ध्यान रखिएगा। देखिएगा कि हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं व नगरीय स्थानीय निकायों से जानकारी प्राप्त करने के हेतु वेब पोर्टल SFC एंड इन्फो एवं मोबाइल ऐप जो है लॉन्च किया है। देखिएगा कि इसमें 11,664 पंचायतों से प्राप्त जानकारियों से एक वृहद डेटाबेस तैयार होगा, जिसका प्रयोग शासन के विभिन्न स्तर पर किया जाएगा। राज्य वित्त आयोग का गठन पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने हेतु प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है। ओके, हाल ही में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा उन्नत की गई फसलों की कितनी नई किस्में जारी की गई है? ऑप्शन यहाँ पर है, देख लीजिएगा, और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 5। ध्यान रखिएगा 5। देखिएगा इसके संबंध में कि वही है कि राज्योत्सव के मौके पर दोस्तों इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्नत की गई फसलों की जो है उन्नत की गई 5 जो है नई किस्में जारी की गई है। ध्यान रखना है दोस्तों कि जो कृषि विश्वविद्यालय है वो पिछले 22 सालों में 51 फसलों की है ना 154 किस्में विकसित की गई है अब तक, और इसमें 5 और जो है नई किस्में उसको जोड़ी गई है ना, शामिल किया गया है। और देखिएगा कि 5 जो नवीन फसल है उसमें कौन कौन से है देखिएगा, तो ये कुसुम है जिसकी प्रजाति है CG कुसुम 2, याद रखिएगा। अलसी है तो अलसी का जो प्रजाति देखिए वर्षा है ना, वर्षा अलसी 2 है जिसका और नाम है RLC 171 है, ध्यान रखिएगा ना। गेहूं का दोस्तों ये इसका जो प्रजाति है विद्या है CG 1036 है। ओके, और वहीं धनिया है देखिए छत्तीसगढ़ रायगढ़ धनिया 3 है। ओके, प्रजाति है ये, और प्रजाति किसमें, और हल्दी है हल्दी छत्तीसगढ़ रायगढ़ हल्दी 3। ओके, तो ये सब आपको रखना है याद। और अभी हम लोग पूर्व में भी देखे थे दोस्तों, ठीक है, धान की विभिन्न प्रजातियां है ना, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। ओके, चलिए देखिए अगला प्रश्न। देखिए अहीर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए। तो ये अहीर नृत्य जो है देखिए ऑप्शन यहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए के द्वारा किया जाता है झेरिया राउत। ओके, तो ध्यान रखना है झेरिया राउत। तो बलौदाबाजार सुहेला में अभी अहीर नृत्य महोत्सव का शुभारंभ किया गया है, और ये जो है नृत्य झेरिया है ना, झेरिया यादव या झेरिया राउत उसके द्वारा मनाया जाता है, ध्यान रखना है। इस नृत्य में दोस्तों 2 दर्जन से अधिक जो है अहीर नर्तक टोलियां बनाकर नृत्य करते हैं, ध्यान दीजिएगा ना। नेक्स्ट देखिएगा ये है, देखिए निम्नलिखित में से किस किसान को बागवानी मूल्य श्रृंखला को विस्तार अवसर एवं संभावनाएं विषय पर कार्य करने हेतु सम्मानित किया गया है? तो कौन से किसान है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर है, और जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, विपुल परमार। ध्यान दीजिएगा ना, विपुल परमार। तो देखिएगा इसके संबंध में वही है, देखिए राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड नई दिल्ली द्वारा पुणे में आयोजित एक समारोह में छत्तीसगढ़ दुर्ग जिले के जो है किसान विपुल परमार को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बागवानी मूल्य श्रृंखला को विस्तार देने है ना अवसर संभावनाएं विषय पर कार्य करने हेतु उनको जो है सम्मानित किया गया है। और इस समारोह में दोस्तों देश भर के जो है 19 किसानों को सम्मानित किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के एकमात्र नाम किनका है ना, विपुल परमार जी का है, ध्यान दीजिएगा ना। अगला देखिएगा कि यही है, देखिए कि विपुल परमार दुर्ग जिले के धमधा रोड में नर्सरी का संचालन करते हैं और बागवानी एवं कृषि के क्षेत्र में नित्य नई दोस्तों संभावनाएं एवं शोध करते हैं, ध्यान दीजिएगा है ना। और देखिएगा कि कार्यक्रम का जो है आयोजन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किया था। ओके, चलिए देखिएगा ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। डांड पानी परियोजना का संबंध छत्तीसगढ़ के किस जिले से है? तो किस जिले से है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिएगा, ऑप्शन है, हम लोग इसका ट्रिक भी देखेंगे है ना। तो देखिएगा ऑप्शन सही है, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, जसपुर। तो कैसे रिलेट करिएगा, तो यहाँ पर देख लीजिए डांड पानी है ना, पानी है और यहाँ पर जस है, ठीक है।
तो देखिए पानी किसके लिए उपयोग किए जाते हैं, जस के लिए उपयोग किए जाते हैं। पानी कहीं भी होता है दोस्तों जस के लिए होता है, तो हमेशा के लिए याद रखिएगा। जब भी आप देखेंगे डांड पानी को तो यहाँ पर पानी है, और पानी को देखने से आपको याद हो जाएगा जस। ओके, तो पानी है ना, जब भी परियोजना बनेगा पानी बनेगा तो जस होगा लोगों का। ओके, तो इस प्रकार है, देखिएगा है ना। आगे हम लोग हर दिन ट्रिक देखेंगे कल से अच्छे से। तो देखिएगा कि जसपुर जिला में कुनकुरी ब्लॉक से 6 किलोमीटर की दूरी पर डांड पानी परियोजना अंतर्गत दोस्तों ईब नदी पर ये वृहद बांध बनाया जाएगा। याद रखना है ना। किस जिले में, जसपुर जिले में, कुनकुरी ब्लॉक के अंतर्गत। और ये जो सिंचाई परियोजना है 1600 करोड़ की लागत से तैयार होगी, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ बनाए जाने वाले बांध दोस्तों 35.71 मीटर ऊंचा है और 1800 मीटर लंबा होगा। और परियोजना दोस्तों, परियोजना से 100 किलोमीटर की जो है नहर से सिंचाई सुविधा होगी, और 5 जो है मेगावाट बिजली का भी जो है उत्पादन होगा, ध्यान दीजिएगा। ओके, और राज्योत्सव में दोस्तों देखिए जल संसाधन विभाग ने डांड पानी वृहद जलाशय परियोजना का जो है मॉडल प्रदर्शन किया था। और इस योजना के है ना पूरा होने पर जिले के 104 गांव के लगभग देखिए 37,741 किसानों को ये सिंचाई सुविधा का जो है लाभ मिलेगा। और योजना से 30,000 हेक्टेयर है ना हेक्टेयर खरीफ एवं खरीफ फसल और 8,000 हेक्टेयर रबी फसल, कुल दोस्तों 38,000 हेक्टेयर भूमि जो है ना सिंचित होगी इनसे। ध्यान दीजिएगा कि बांध के कुल भराव क्षेत्र 467 हेक्टेयर है, जिसमें 235 हेक्टेयर जमीन जो है किसानों की है। तो इस प्रकार से है ना, तो डांड पानी है ना, पानी जस के लिए उपयोग होता है, जसपुर। ओके, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और देखिए ये सब आपको पढ़ना है, याद रखना है ये है ना। देखिए भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो किसे नियुक्त किया गया है यहाँ पर देख लीजिएगा। ऑप्शन है आपका देखिए बी सही है, अजय कुमार सिंह। ठीक है, अजय कुमार सिंह जी। तो देखिएगा इसके संबंध में यही है कि लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह ने भारतीय सेना की दक्षिणी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। और यही है कि वह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी पुणे और भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून से पढ़े हैं, और उन्हें दिसंबर 1984 में 711 गोरखा राइफल्स में कमीशन दिया गया था। ओके, चलिए तो देखिएगा ये है। देखिए छत्तीसगढ़ में संस्कृत विद्या मंडल के नवनियुक्त अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो किसे बनाया गया है यहाँ पर ऑप्शन है, आप देख लीजिएगा। और करेक्ट आंसर कौन सा है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, डॉक्टर सुरेश शर्मा। याद रखिएगा डॉक्टर सुरेश शर्मा जी। तो वही है, याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में संस्कृत विद्या मंडल के नवनियुक्त अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश शर्मा को बनाया गया है, ध्यान दीजिएगा। और यही है कि वही सदस्य डॉक्टर तोई निधि वैष्णव को बनाया गया है। और छत्तीसगढ़ दोस्तों पहला राज्य है जहां संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित हो रहा है। तो इस प्रकार आपको ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। और प्रदेश में संचालित सभी आत्मानंद स्कूलों में संस्कृत के शिक्षकों की जो है नियुक्ति की जा रही है। फसल जैव विविधता में छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है, यहाँ पर ऑप्शन है देख लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, द्वितीय। ध्यान रखिएगा दूसरा। तो देखिएगा कि फसल जैव विविधता में छत्तीसगढ़ जो है उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़ दूसरा स्थान पर है, याद रखना है। और छत्तीसगढ़ समेत देश और दुनिया में पाई जाने वाली 359 फसलें ऐसी है जिनकी जो उत्पत्ति है वो छत्तीसगढ़ में हुई है। और इसमें धान की जो है 355, सरसों की 3 और टमाटर की 1 किस्म शामिल है। ओके, देखिए इस संबंध में जो है केंद्र सरकार के पौधा किस्म अधिकार संरक्षण प्राधिकरण ने यहाँ के 359 किस्म को जैव विविधता प्रमाण के लिए वास्तविक प्रजनक प्रमाण पत्र जारी किया है। ओके, ध्यान दीजिएगा। और देश भर में कुल 5046 है ना फसल जो है प्रजातियों को प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। देश के कई कृषि शोध संस्थानों में इसका जो है परीक्षण कर फसल प्रजाति की विभिन्नता, एकरूपता और गुणों के आधार पर ये प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। और देखिएगा कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने छत्तीसगढ़ के किसानों की 1782 फसल प्रजातियों की पहचान कर वास्तविक प्रजनक प्रमाणन के लिए भेजा गया था, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए देखिए हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस वरिष्ठ पत्रकार का आकस्मिक निधन हो गया है, ऑप्शन यहाँ पर है
करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है श्री रमेश नैयर, याद रखिएगा। देखिएगा कि हाल ही में छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार श्री रमेश नैयर जी का जो है आकस्मिक निधन हो गया है। और वहीं राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके जी ने और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने, है ना, श्री रमेश नैयर की आकस्मिक निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। और वह दोस्तों छत्तीसगढ़ के पत्रकारिता जगत के हिंदी और अंग्रेजी के कई राष्ट्रीय और प्रादेशिक समाचार पत्रों में अपनी सेवाएं दी। पत्रकारिता के क्षेत्र में श्री रमेश नैयर जी का जो है योगदान अतुलनीय है। ध्यान रखिएगा दोस्तों पत्रकारिता के क्षेत्र में। और वह दोस्तों देखिए 83 वर्ष के थे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ये है देखिए देश का 53वां बाघ अभ्यारण्य निम्न में से कौन बन गया है। ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, याद रखिएगा यूपी में है। तो देखिएगा कि चित्रकूट स्थित रानीपुर वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश का जो है चौथा और देश का 53वां बाघ अभ्यारण्य बन गया है। देखिए केन बेतवा लिंक परियोजना के कारण मध्य प्रदेश का पन्ना टाइगर रिजर्व का बड़ा हिस्सा जो है डुबान क्षेत्र में आने के कारण वहाँ के जो है बाघ चित्रकूट की ओर, है ना, आएंगे। और इसीलिए जो है प्रदेश सरकार ने रानीपुर बाघ अभ्यारण्य बनाने की जो है अधिसूचना जारी कर दी है। ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए हाल ही में किस प्रख्यात महिला अधिकार कार्यकर्ता का निधन हो गया है। देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है इला भट्ट, ध्यान रखिएगा। देखिएगा कि प्रख्यात महिला अधिकार कार्यकर्ता इला भट्ट का निधन हो गया है और वह सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वीमेंस एसोसिएशन सेवा की संस्थापक थी और वह राज्यसभा की भी मनोनीत सदस्य रही हैं और वह पद्म भूषण से सम्मानित की गई थी। ओके, देखिए अगला प्रश्न ये है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। किस योजना के तहत दोस्तों, है ना, किस योजना के तहत 5 साल तक के बच्चों का आधार कार्ड घर बैठे ही बनाया जाएगा। ऑप्शन है यहाँ पर देख लीजिए, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है मुख्यमंत्री मितान योजना, ध्यान रखिएगा। देखिएगा कि मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत अब छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से ही चालू हो गया है। 5 साल तक के जो है बच्चों का आधार कार्ड घर बैठे ही बनाया जाएगा और इसके लिए दोस्तों परिवार पेरेंट्स को केवल टोल फ्री नंबर, देखिए 145 है ना, मितान, याद रखिएगा 145 पर कॉल करना होगा। और इसकी घोषणा जो है मुख्यमंत्री ने 23वें स्थापना दिवस राज्योत्सव पर किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा। और देखिएगा कि मितान योजना जो है वो छत्तीसगढ़ के 14 नगर निगमों में चल रही है और सरकार जल्द ही इसे दोस्तों प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में लागू करने वाली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दोस्तों, याद होगा कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर 1 मई को शासकीय कार्यों को आसान करने के लिए, आसानी से पहुंचाने के लिए देखिए इस योजना मुख्यमंत्री मितान योजना का जो है शुभारंभ किया गया था। और इस योजना के तहत मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति, आय, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, दुकान पंजीयन जैसी अनेक नागरिक सेवाएं दोस्तों मिलेंगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मिल रही है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना। कल एक और वीडियो आएगा राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के संबंध में, कौन से राज्य दोस्तों कौन से नृत्य किए हैं, वहाँ कौन से आदिवासी नृत्य होते हैं, तो कल हम लोग डिटेल से देखेंगे उसको। ठीक है, तो ये वाला प्रश्न आज देखिए। तीसरे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में फसल कटाई की श्रेणी के अंतर्गत प्रथम स्थान पर कौन सा नृत्य रहा। ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है कर्मा नृत्य, है ना, अपने छत्तीसगढ़ का। तो देखिएगा कि छत्तीसगढ़ की राजधानी वही है रायपुर में तीसरे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का समापन हुआ और ये दोस्तों 1 नवंबर से, है ना, 1 नवंबर से 3 नवंबर तक साइंस कॉलेज ग्राउंड में आयोजित किया गया था। और इसमें 9 देशों के जनजातीय कलाकारों सहित 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के 1500 से अधिक कलाकार जो है भाग लिए थे, ध्यान दीजिएगा। और इस आयोजन में मोजाम्बिक, मंगोलिया, टोंगो, रशिया, इंडोनेशिया, मालदीव, सर्बिया, न्यूजीलैंड और इजिप्ट के जनजातीय कलाकार हिस्सा लिए, ध्यान दीजिएगा ना। और इस बार दोस्तों आदिवासी नृत्य महोत्सव के 2 थीम रखी गई थी और पहली थीम दोस्तों देखिए फसल कटाई पर होने वाली आदिवासी नृत्य और दूसरी थीम ये आदिवासी परंपराएं और रीति रिवाज था, ध्यान दीजिएगा। विजेताओं को कुल 20 लाख रुपए के जो है पुरस्कारों का वितरण किया गया। प्रथम स्थान के लिए 5 लाख रुपए, द्वितीय के लिए 3 लाख रुपए और तृतीय के लिए 2 लाख रुपए पुरस्कार दिए गए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि फसल कटाई की श्रेणी में
प्रथम स्थान पर छत्तीसगढ़ के कर्मा नृत्य को, दूसरे स्थान पर उड़ीसा के ढेंगसा नृत्य को और तीसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश के गद्दी नृत्य को पुरस्कृत किया गया। ध्यान दीजिएगा ना। और वहीं आदिवासी परंपराएं और रीति रिवाज श्रेणी में पहले स्थान पर सिक्किम को, दूसरे स्थान पर उड़ीसा को और तीसरा स्थान दोस्तों झारखंड को मिला। ओके, ये सब पॉइंट आपको रखना है याद। ओके, चलिए छत्तीसगढ़ राज्य के 22वें स्थापना दिवस पर आयोजित राज्योत्सव 2022 में सार्वजनिक उपक्रमों की श्रेणी में पहला पुरस्कार किसे मिला है? ऑप्शन है यहाँ पर और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है बाल्को। ध्यान दीजिएगा, बाल्को के जो है 22वें स्थापना दिवस पर आयोजित राज्योत्सव 2022 में भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को के पैवेलियन ने उत्कृष्ट साज सज्जा और आकर्षण प्रस्तुति के लिए श्रेष्ठ पैवेलियन का प्रथम पुरस्कार जीता। और वहीं सार्वजनिक उपक्रमों की श्रेणी में पहला पुरस्कार बाल्को को ही मिला है और इस श्रेणी में दूसरा पुरस्कार एनएमडीसी को और तीसरा पुरस्कार एनटीपीसी को मिला है। ध्यान दीजिएगा ना। और वहीं विभागों की जो है प्रदर्शनी में पहला स्थान कृषि विभाग को, दूसरा स्थान ऊर्जा विभाग को और तीसरा स्थान वन विभाग को मिला है। ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ में गौवंश के लिए मोबाइल चिकित्सा योजना के तहत कितने मोबाइल वेटनरी वैन चलाई जाएगी? ऑप्शन है यहाँ पर और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। याद रखना है 163। ध्यान दीजिएगा। तो वही है कि छत्तीसगढ़ में दोस्तों बीमार मवेशियों के इलाज के लिए गोवंश मोबाइल वेटनरी योजना की शुरुआत की जाएगी। मोबाइल वेटनरी वैन से पशुओं को बेहतर इलाज मिलेगा, है ना। ध्यान देना है कि छत्तीसगढ़ में गोवंश के लिए मोबाइल चिकित्सा योजना के तहत 163 मोबाइल वैन सड़कों पर दौड़नी शुरू हो जाएगी और यह गाड़ियां दोस्तों 1962 पर कॉल करते ही मौके पर पहुंचेगी। इसे हर विकास खंड में एक गाड़ी चलाया जाएगा और हर गाड़ी में एक डॉक्टर, एक पैरामेड डॉक्टर कम अटेंडेंट रहेंगे। ध्यान देना है ना। चलिए देखिएगा, छत्तीसगढ़ में जो है यही है कि मोबाइल चिकित्सा योजना के तहत ही घायल और बीमार गोवंश पर मौके पर उपचार करने के अतिरिक्त इन्हें वेटनरी अस्पतालों और गौठानों तक दोस्तों पहुंचाने की भी तैयारी है। और इसमें गौठान के जो है पशु नस्ल का सुधार, टीकाकरण और डायग्नोस्टिक है ना का काम भी वैन जो है सीधे गौठानों में जाकर करेंगी। ओके, अगला प्रश्न, ये वाला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, तो ध्यान देना है कि हाल ही में किस प्रसिद्ध साहित्यकार, भाषाविद और छत्तीसगढ़ राज्य गीत के रचयिता की जयंती मनाई गई है? ऑप्शन है यहाँ पर और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जी। ध्यान देना है। तो देखिएगा कि वही 4 नवंबर को दोस्तों प्रसिद्ध साहित्यकार, भाषाविद और छत्तीसगढ़ राज्य गीत के रचयिता है ना अरपा पैरी केदार के रचयिता डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जी की जयंती मनाई गई। जन्म स्थान की बात करें तो सेवाग्राम वर्धा में हुआ था, दिनांक 4 नवंबर 1939 को। ध्यान देना है। पिताजी का नाम है धनीराम वर्मा जी, भाई का नाम याद रखना है दोस्तों तुलेंद्र, है ना। तुलेंद्र वास्तविक नाम था और किस नाम से प्रसिद्ध हुआ है तो स्वामी आत्मानंद, जिसके नाम से अंग्रेजी मीडियम स्कूल चलाए जा रहे हैं राज्य में। ध्यान देना है ना। और निधन है दोस्तों 8 सितंबर 1979 को उनका जो है निधन हुआ था। और देखिए दोस्तों कि उनके द्वारा जो है रचित गीत को अरपा पैरी के धार को 1 नवंबर 2019 को छत्तीसगढ़ के राजगीत के रूप में मान्यता देने की घोषणा की गई थी। और इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि उनकी रचनाएं हैं, उनकी रचनाएं जो है वो इम्पोर्टेंट है। ध्यान से सुनिएगा। देखिएगा कि छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्विकास है और सुबह की तलाश है, अपूर्वा है और छत्तीसगढ़ी गीति गुच्छ है। ध्यान दीजिएगा। मोला गुरु बनई लेते, ये दोस्तों डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जी की ही रचनाएं हैं। ध्यान देना है, एग्जाम में पूछा है 2-3 बार, है ना। सोनहा बिहान भी याद रखना है और ढोला मारू को भी याद रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। देखिए, तजाकिस्तान दुश्बेन में आयोजित मिक्स्ड मार्शल आर्ट एशियन चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ से किसने रजत पदक जीता? ऑप्शन है यहाँ पर और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है तनिष्का भंसाली जी। ध्यान दीजिएगा कि वही है रायपुर की 19 वर्षीय तनिष्का भंसाली जी ने हाल ही में तजाकिस्तान दुश्बेन में आयोजित मिक्स मार्शल आर्ट एशियन चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। ओके, ध्यान देना है। और इस उपलब्धि के साथ ही उन्होंने देश का नाम जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा।
देखिए, हाल ही में हुए तीसरे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में प्रदर्शित प्रमुख नृत्य में कौन सा नृत्य शामिल नहीं था? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है जात्रा। जात्रा कहाँ का लोक नृत्य है दोस्तों? पश्चिम बंगाल की है, ध्यान रखना है। देखिएगा कि तीसरे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में प्रदर्शित प्रमुख नृत्य है जो है, देखिए पहला है आपका महाराष्ट्र का जो है सोंगी मुखौटा नृत्य है ना, और यह नृत्य नरसिंह की पौराणिक कथा का आधार लेकर किया जाता है। इस नृत्य में दो कलाकार नरसिंह का रूप धारण करते हैं। ढोल, पावरी तथा संभल वाद्य यंत्रों के साथ यह नृत्य किया जाता है। तो ये है महाराष्ट्र का सोंगी मुखौटा नृत्य, देख लीजिए पिक के माध्यम से। अगला देखिएगा, मेघालय राज्य का दोस्तों वांगला नृत्य, याद रखना है यह नृत्य ढाना वाद्य यंत्र की सुंदर धुनों पर प्रकृति व ईश्वर के प्रति अपने प्रेम को अभिव्यक्त करता है। तो याद रखना है मेघालय राज्य का वांगला नृत्य, पूछ सकता है एग्जाम में। चलिए, जम्मू कश्मीर के दोस्तों धामाली नृत्य, और यह नृत्य आध्यात्मिक रंग के लिए अद्वैत शिव जी की जो है आराधना से संबंधित है। इस नृत्य के माध्यम से सर्वशक्तिमान ईश्वर के प्रति आस्था प्रकट करते हुए हाथ में आला है ना, आलम धागा बांध कर दोस्तों ईश्वर से सुखद जीवन की कामना की जाती है। ध्यान देना है दोस्तों, ये इस प्रकार है, ठीक है। पिक देख लीजिए। देखिए, मध्य प्रदेश का सैला गेड़ी नृत्य, और इस नृत्य में अद्भुत संतुलन के साथ हमारे पंथी नृत्य की तरह एक के ऊपर चढ़कर एक दोस्तों है ना पिरामिड बनाते हैं, ध्यान देना है। तो इस प्रकार देख लीजिए। अगला देखिएगा, नागालैंड, नागालैंड का माकू हिमिशी नृत्य। तो ये दोस्तों यह नृत्य लड़ाई जीतने के बाद सौर प्रदर्शन पर आधारित है, और कलाकार तलवार व भाले के साथ इसका जो है इस नृत्य का प्रदर्शन करते हैं। विजय से उपजा उत्साह इतना होता है कि इस नृत्य में वाद्य यंत्र की गुंजाइश, वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। ओके, चलिए ये है, देख लीजिए। आंध्र प्रदेश का दोस्तों ढीमसा नृत्य है। तो यह नृत्य विवाह, दशहरा व अन्य अवसरों पर किया जाता है, और यह है कि इस नृत्य में किरीड़ी, मोरी, दम्पू है ना, और टुडमू और जोदू कोमुलू सहित अन्य आदिवासी वाद्य यंत्रों का वादन किया जाता है। तो ये है आपका देखिए ढीमसा नृत्य आंध्र प्रदेश का। चलिए, हारुल नृत्य है दोस्तों उत्तराखंड, और ये जौनसारी जनजाति द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में देखिए रमतुला नामक वाद्य यंत्र अनिवार्य रूप से बजाया जाता है। तो ये है, देख लीजिए दोस्तों, हारुल नृत्य। ओके, चलिए अगला देखिएगा, लंबाड़ी नृत्य है दोस्तों, ये तेलंगाना है ना, तेलंगाना में है, तेलंगाना से संबंधित है, और यह लोक नृत्य तेलंगाना के नालगोंडा जिले के बंजारा समुदाय द्वारा विवाह व अन्य अवसरों पर किया जाता है। ठीक है, तो ये है आपका लंबाड़ी नृत्य। देखिए अगला है, और देखिए बाघ दोई श्रृंखला नृत्य, ये असम है ना, असम में है, असम से संबंधित है, और यह नृत्य जल और वायु के देवता की आराधना और भक्ति का जो है प्रतीक है। ध्यान देना है कि बाघ दोई श्रृंखला 3 शब्दों के मेल से बना है, जिसमें बाघ का अर्थ है वायु, दई का जल, और श्रृंखला का अर्थ है युति से होता है। ओके, ये है। 22वीं राज्य स्तरीय शालेय खेल प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियन कौन सा जिला रहा है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिए, और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, दुर्ग जिला। ध्यान रखना है, दुर्ग जिला। तो देखिएगा कि दुर्ग जिला के जो है चंदूलाल चंद्राकर महाविद्यालय धमधा में चल रही 22वीं राज्य स्तरीय शालेय खेल प्रतियोगिता का समापन हुआ है, जिसमें दुर्ग जिला 15 पॉइंट के साथ ओवरऑल चैंपियन रहा, और वहीं 14 पॉइंट पाकर जो है बिलासपुर जिला दूसरे स्थान पर रहा है। प्रतियोगिता में कबड्डी में 14 वर्ष आयु वर्ग से बालक वर्ग में बिलासपुर प्रथम, दुर्ग दूसरा और रायपुर तीसरा। वहीं बालिका वर्ग में बिलासपुर प्रथम, दुर्ग दूसरा और रायपुर जो है वो तीसरा स्थान पर रहा। और इसी तरह दोस्तों खो खो में 14 वर्ष आयु वर्ग में बालक वर्ग में बस्तर प्रथम, दूसरा दुर्ग और तीसरा बिलासपुर, और जो है ना बालिका वर्ग में दुर्ग प्रथम, बिलासपुर दूसरा और बस्तर जो है वो तीसरा स्थान रहा है, तृतीय स्थान। और इस खेल प्रतियोगिता में टेनिस बॉल क्रिकेट में 19 वर्ष आयु वर्ग में है ना, आयु वर्ग से बालक वर्ग में सरगुजा प्रथम और बिलासपुर द्वितीय, और तृतीय जो है वो दुर्ग जिला रहा। वहीं बालिका वर्ग में सरगुजा प्रथम, द्वितीय जो है दुर्ग और तृतीय जो है बिलासपुर रहा। ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। निम्न में से कौन छत्तीसगढ़ के एकमात्र मठपरई भित्ति शिल्प कला के कलाकार हैं? ऑप्शन है यहाँ पर।
तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, अभिषेक सप्पन जी। ध्यान दीजिएगा, अभिषेक सप्पन जी। तो देखिएगा कि विलुप्त हो रही मठपरे भित्ति शिल्प कला कृति को राज्योत्सव एवं राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के मौके पर अभिषेक सप्पन ने आयोजन स्थल में इस कला से संबंधित स्टॉल लगाए। अभिषेक सप्पन छत्तीसगढ़ के एकमात्र कलाकार है जिन्होंने विलुप्त हो चुकी मठपरई कला को जीवंत कर मठपरई कला को बना रहे हैं और जनमानस तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मठपरई कला के माध्यम से छत्तीसगढ़ की संस्कृति, लोक नृत्य, लोक कला, लोक कहानी, लोक परंपरा, तीज त्योहारों, पशु पक्षियों, देवी देवताओं की जो है कृति अपनी कल्पनाशीलता से वो बना रहे हैं। और मठ किसको बोलते हैं? तो मिट्टी को। परई किसको बोलते हैं? कागज को। व खल्ली की लुगदी, इन सभी को है ना, सभी की जो वस्तुओं को सड़ाकर बनाई गई कला मठपरई कला कहलाती है, ध्यान देना है। और यह छत्तीसगढ़ की दोस्तों प्राचीन कला है जिसे बड़े बुजुर्गों द्वारा बनाई जाती थी और वर्तमान में ये कला जो है विलुप्त हो गई है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ में बुजुर्गों, दिव्यांगों और तृतीय लिंग समुदाय के लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिए, यहाँ पर पिक में तो वैसे भी दे दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, 155 326। ध्यान दीजिएगा। तो देखिएगा कि समाज कल्याण विभाग द्वारा राज्य स्थापना दिवस से बुजुर्गों, दिव्यांग और तृतीय लिंग समुदाय के लिए हेल्पलाइन नंबर 155 326 और टोल फ्री नंबर 1800233889 का जो है संचालन शुरू कर दिया गया है। और ऐसे वृद्धजन जो घर में अकेले हैं और जिनकी संतानें जो है प्रदेश से बाहर कार्यरत हैं, जिनके लिए दोस्तों आपात स्थिति में सहायता के लिए है ना, और उनके लिए आपात स्थिति में सहायता के लिए इनकी शुरुआत की गई है, ध्यान देना है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ में बुजुर्गों के लिए 1 नवंबर राज्य निर्माण दिवस से सियान हेल्पलाइन शुरू करने की जो है घोषणा की थी। और हेल्पलाइन और टोल फ्री नंबर के माध्यम से विभागीय योजनाओं की जानकारी के साथ आपातकालीन सेवाएं, परामर्श, चिकित्सा संबंधित है ना, और पेंशन भुगतान के निराकरण जैसी कई मदद भी ली जा सकती है। ओके, तो इनको भी आपको देखना है। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए। किस साहित्यकार को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर साहित्य, आंचलिक साहित्य है प्रदेश स्तर पर, ये क्षेत्र में लाला जगदलपुरी साहित्य पुरस्कार राज्य अलंकरण से सम्मानित किया गया है? देख लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन है और इनका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, डॉक्टर जीवन यदु राही, याद रखना है। तो यही है, देखिएगा कि संगीत नगरी खैरागढ़ के जो है वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर जीवन यदु राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर साहित्य, आंचलिक साहित्य के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि हासिल करने पर संस्कृति विभाग के अंतर्गत लाला जगदलपुरी साहित्य पुरस्कार राज्य अलंकरण से सम्मानित किया गया है, ध्यान देना है। और उन्हें पूर्व में भी मुक्ति बोध सम्मान रायपुर 2002 में और धमतरी से मुकीम भारती अलंकरण सम्मान 2005 में, छत्तीसगढ़ी साहित्य सम्मेलन में श्री हरि ठाकुर साहित्य सम्मान 2014 में, विशंबर यादव मरहा सम्मान 2014 और छत्तीसगढ़ प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन में मायाराम सुरजन स्मृति लोक चेतना अलंकरण 2021 सम्मान मिल चुका है, ध्यान देना है ये सब। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ में राज्योत्सव मेला, प्रदर्शनी व फूड जोन के आयोजन अवधि को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो कब तक के लिए, यहाँ पर ऑप्शन आप देख लीजिए। तो ऑप्शन डी सही है, इनमें से कोई नहीं, 6 नवंबर तक बढ़ाया है दोस्तों। तो देखिएगा इसके संबंध में कि छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा रायपुर साइंस कॉलेज मैदान में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव व राज्योत्सव मेला का व प्रदर्शनी दोस्तों 1 नवंबर है ना 2022 से 3 नवंबर 2022 तक आयोजित किए जाने का जो है निर्णय लिया गया था। और अब इसे आम जनता की राज्योत्सव स्थल में सहभागिता को देखते हुए राज्योत्सव जो है ना, राज्योत्सव मेला, प्रदर्शनी व फूड जोन के आयोजन की अवधि को 6 नवंबर, मतलब आज लास्ट है, 6 नवंबर 2022 तक वृद्धि कर दिया गया है ना। और हमें जानकारी कल ही प्राप्त हुआ, तो देखिए थोड़ा लेट हो जाता है। अगला प्रश्न ये है, देखिए छत्तीसगढ़ में परिवहन विभाग द्वारा लंबी और छोटी दूरी की सभी यात्री बसों में क्या लगाया जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर है, परिवहन विभाग द्वारा है ये। ऑप्शन नंबर ये है
है ना, जीपीएस एवं पैनिक बटन लगाया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो देखिएगा कि छत्तीसगढ़ में लंबी और छोटी दूरी की सभी यात्री बसों में जीपीएस सिस्टम के साथ साथ पहली बार पैनिक बटन भी लगाए जाएंगे और बटन दबाते ही डायल 112 के कंट्रोल रूम में खतरे का अलार्म जो है बजने लगेगा। अलार्म किस बस में लगाया गया है, बस उस समय कहां से गुजर रही है, ये सारी जानकारी अलार्म बजने के साथ कंट्रोल रूम की जो है स्क्रीन पर नज़र आने लगेंगी और इसे आगामी जो है 1 माह के भीतर शुरू किया जाएगा और परिवहन विभाग अभी ट्रायल के तौर पर सबसे पहले इसे सिटी बसों में लगाएगा। वर्तमान में याद रखना छत्तीसगढ़ में 12,000 बसें संचालित है और इसमें 6,000 जो है स्कूली बसें हैं और इन सब में दोस्तों जीपीएस लगाया जाएगा। ओके, ध्यान देना है ना। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ईटानगर के होलोंगी में स्थित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखने की मंजूरी दी है। यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, डोनी पोलो हवाई अड्डा ईटानगर, ध्यान दीजिएगा। तो वही है, देखिए कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में होलोंगी में स्थित नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का जो नामकरण है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डोनी पोलो हवाई अड्डा ईटानगर के रूप में रखने की जो है अपनी मंजूरी दी है। ओके, तो ये है। हाल ही में चर्चित भास्करपारा कोयला खनन परियोजना छत्तीसगढ़ के किस जिले में प्रस्तावित है। ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, सूरजपुर, ध्यान रखिएगा, सूरजपुर। देखिएगा इसके संबंध में कि छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में भास्करपारा कोयला खनन परियोजना प्रस्तावित है जिसे प्रारंभ किया जाना है। सूरजपुर जिले के भैयाथान विकासखंड अंतर्गत ग्राम भास्करपारा, खाड़ापारा, कुरीडी, केवरा, दनौली खुर्द, कुस है ना, कुसुमी और देखिए बड़सरा के लगभग टेयर में प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड की खुली खदान परियोजना प्रस्तावित है और स्थानीय ग्रामों के लोगों द्वारा भास्करपारा कोयला परियोजना जो है प्रारंभ नहीं करने की मांग की जा रही है और ये है कि प्रस्तावित भास्करपारा कोयला माइंस के प्रस्तावित गांव में शासकीय राजस्व, वन भूमि और निजी भूमि से लगभग 1 लाख से अधिक तेंदू, साल वृक्ष, महुआ के पौधे काटे जाएंगे, इसीलिए इनका विरोध हो रहा है। और देखिए इससे क्षेत्र में पर्यावरणीय असंतुलन पैदा होने के साथ ही कटने वाले अधिकांश पेड़ पौधे औषधि महत्व और वनोपज के हैं जो लोगों की आय से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और इससे ग्रामीण अपना जीविकोपार्जन भी करते हैं तथा अधिकांश वन क्षेत्र मवेशियों के लिए चारागाह के रूप में उपयोग होता है, ठीक है, जिसे ना कोयला के लिए काटे जाएंगे, इसीलिए ये इनका विरोध हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा किस जिले में है, सूरजपुर। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में चर्चित पुजारी कांकेर गांव जो धर्मराज युधिष्ठिर की गुड़ी के लिए चर्चा में है, यह किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है ना, बीजापुर, कांकेर में नहीं है, बीजापुर में है, ध्यान रखिएगा, बीजापुर। ओके, देखिएगा कि छत्तीसगढ़ तेलंगाना दोनों राज्यों की सरहद पर बीजापुर अंतर्गत पुजारी कांकेर गांव में धर्मराज युधिष्ठिर की गुड़ी है जो बस्तर संभाग में अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलता है ना, कहीं देखने को नहीं मिलता। और यहाँ हर दूसरे वर्ष दोस्तों विशेष अनुष्ठान होती है। पहाड़ी तराई में बसा पुजारी कांकेर गांव बीजापुर जिला मुख्यालय से लगभग 72 किलोमीटर की दूर पर है और यहाँ हर दूसरे वर्ष वही धर्म मंडल के अवसर पर विशेष अनुष्ठान होता है और यहाँ पांडवों का जो है पूजन उत्साह के साथ किया जाता है। एक विशेषता यह भी है कि पंच पांडवों के लिए पंच पुजारियों की प्रथा आज भी यहाँ है ना, इनका अनुसरण होता है। बस्तर भूषण में भी पुजारी कांकेर और इस गांव के समीप पर्वत पर पंच पांडव मंदिर अवस्थित होने का उल्लेख मिलते हैं। हर दूसरे वर्ष संपन्न होने वाले विशेष अनुष्ठान में शामिल होने पामेड़, देखिए है ना, मुकर्म और पेदा है ना, पेदा बोधिकल और चीताक्रास समेत अन्य स्थानों से देव विग्रह जुटते हैं। तो ये सब आपको रखना है याद, है ना, जानकारी के लिए है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, ये है देखिए लिखामाड़ा गोदवंडा पाट, जहाँ प्राकृतिक रूप से गहरी खाई के ऊपर पत्थरों में शैल चित्र अंकित है, यह किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है यहाँ पर और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, एमसीबी, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ध्यान रखिए। देखिएगा कि कोरिया जिले में दोस्तों वनों के गुफाओं और तलहटी में कई पत्थरों पर शैल चित्र अंकित है जो गहरे लाल, खड़िया, गेरू रंग में अंकित है।
ध्यान रखना है कि जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है वो 3 जिलों गोरिया, एमसीबी, सूरजपुर से घिरा हुआ है। और इस राष्ट्रीय उद्यान में वन्य प्राणी, वनस्पति, जड़ी बूटी, पत्थर, चट्टान, नदी नाले के अलावा प्राचीन ऐतिहासिक दुर्लभ जो है चीज़ें भी मौजूद हैं। ध्यान रखना है कि एमसीबी है ना, एमसीबी जिला अंतर्गत विकासखंड भरतपुर के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के परिक्षेत्र में लीखामाड़ा, गोदवंदा पाठ व अन्य दर्जन भर जगहों में प्राकृतिक रूप से गहरी खाई के ऊपर पत्थरों में शैल चित्र अंकित है, जिसमें प्राचीन मानव सभ्यता की पहचान मिलती है। और इस जो है भित्ति चित्रों की जो भाषा है उनको आज तक पढ़ा नहीं गया है। ध्यान रखना है दोस्तों किस जिले में है ये, लीखामाड़ा, गोदवंदा पाठ, तो ये एमसीबी में। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए ये है। देखिए राजधानी रायपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित टाउन हॉल को अब किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है वंदे मातरम भवन। ध्यान रखिएगा वंदे मातरम भवन। देखिए इसके संबंध में कि राजधानी रायपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित टाउन हॉल को सन 1889 में इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया की रजत जयंती के अवसर पर बनवाया गया था और अब जो है इनका नाम वंदे मातरम भवन कर दिया गया है। ध्यान रखना है इसका निर्माण छत्तीसगढ़ के राजाओं से मिले चंदे से करवाया गया था, है ना। और देखिएगा कि आचार्य रमेंद्रनाथ मिश्र के अनुसार 1907 में इसी हॉल में दोस्तों कांग्रेस का जो है प्रांतीय अधिवेशन पंडित रविशंकर शुक्ल के नेतृत्व में रखी गई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे और है ना स्वागत अध्यक्ष कौन थे, आप कमेंट्स करके बताइएगा, ठीक है। और इसमें दोस्तों देखिए वामन राव लाखे, दादा साहब खापर्डे सहित कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो है शामिल हुए थे। ध्यान रखना है। और बैठक में वंदे मातरम गीत को लेकर दोस्तों चर्चा हुई और इस बीच स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में गाने को लेकर वैचारिक मतभेद हुए, लेकिन बैठक में सभी ने इस गीत पर सहमति जताई, जिसके बाद पहली बार इस हॉल में दोस्तों वंदे मातरम गाया गया है, ठीक है। तो डेट है ना 27 मार्च है, शायद तक कंफर्म कर लीजिएगा, 27 मार्च 1907। ओके, तो ये सब है आपको रखना है याद। नेक्स्ट है देखिए हाल ही में आज़ाद भारत के पहले मतदाता मास्टर श्याम शरण नेगी का निधन हो गया है। वह किस राज्य से थे? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है हिमाचल प्रदेश। ध्यान रखना है। देखिएगा कि आज़ाद भारत के पहले मतदाता मास्टर श्याम शरण नेगी का निधन हो गया है। वह 106 वर्ष के थे। वह हिमाचल प्रदेश में देखिए किन्नौर जिले के कल्पा के रहने वाले थे। वह पहली बार देखिए 1951-52 में देश के पहले चुनाव में पहला वोट दिया था और उनका जो है अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। छत्तीसगढ़ का चौथा लक्ष्मण झूला किस नदी पर बनाया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है शिवनाथ। ध्यान रखिएगा शिवनाथ। तो देखिएगा कि वही है कि रायपुर की जो है खारून नदी की तर्ज पर दुर्ग जिला में शिवनाथ नदी के महमरा घाट पर भी लक्ष्मण झूला बनाया जाएगा। महमरा छोर पर गार्डन कैफेटेरिया के साथ फाउंटेन भी बनाया जाएगा। यह छत्तीसगढ़ का चौथा लक्ष्मण झूला होगा और झूले की जो है लंबाई करीब 250 मीटर होगी और यह 3 मीटर चौड़ा होगा। ध्यान दीजिएगा। इसका जो ड्राइंग डिज़ाइन का परीक्षण IIT दिल्ली से कराया गया है। ओके, और महादेव घाट रायपुर और राजिम में लक्ष्मण झूले का जो है निर्माण किया गया है। खारून नदी पर भी दोस्तों पाटन के ठाकुरैन टोला में लक्ष्मण झूला का निर्माण किया गया है ना। तो 1, 2, 3 और वो जो शिवनाथ नदी में बनेगा दोस्तों वो 4 महमरा में, तो चौथा होगा। ध्यान देना है ना। 37वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में छत्तीसगढ़ से कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 33 खिलाड़ियों का हुआ है। ध्यान रखना है। देखिएगा कि भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा 37वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन असम के गुवाहाटी में किया जा रहा है और ये जो चैंपियनशिप है 11 से 15 नवंबर तक आयोजित की जा रही है।
और इस प्रतियोगिता के लिए छत्तीसगढ़ एथलेटिक्स संघ के द्वारा भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के मापदंडों के आधार पर 33 खिलाड़ियों का जो है चयन किया गया है और इसमें 18 बालक एवं जो है 15 जो है बालिका खिलाड़ी शामिल है। ध्यान दीजिएगा ना। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में 3 दिवसीय पक्षी सर्वेक्षण का आयोजन किया जा रहा है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान दीजिएगा, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिएगा कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में 3 दिवसीय पक्षी सर्वेक्षण का आयोजन होने जा रहा है और इसका उद्देश्य है पक्षियों के रहवास और उनकी संख्या के बारे में जानकारी हासिल करना है। ध्यान देना है। ओके, और अभी हाल ही में दोस्तों यहीं कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में 200 पक्षियों की जो है प्रजाति है ना पाई गए हैं पूरे देश में, तो ध्यान रखना है। और छत्तीसगढ़ में जैव विविधता का गढ़ भी बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा ना। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान द्वारा दोस्तों बर्ड काउंट्स इंडिया एवं बर्ड्स एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ छत्तीसगढ़ के सहयोग से पक्षी सर्वेक्षण का जो है आयोजन किया जा रहा है और ये पहली बार है दोस्तों जब कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पक्षी सर्वेक्षण किया जा रहा है। और इस पक्षी सर्वेक्षण में देश के 11 राज्यों के 56 पक्षी विशेषज्ञों का जो है चयन किया गया है। ओके, ध्यान देना है ना। और इस सर्वेक्षण से राष्ट्रीय उद्यान प्रबंधन में सहायता होगी, जिससे इको टूरिज्म में बर्ड्स वॉचिंग के नए आयाम सम्मिलित होंगे। तो ये सब है पॉइंट, आपको याद रखना है। ओके, देखिए किस साहित्यकार को पंडित जीवननाथ मिश्र साहित्य सम्मान से अलंकृत किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है राम प्यारे रसिक। ध्यान देना है, राम प्यारे रसिक। देखिएगा कि भारतेंदु साहित्य कला समिति सरगुजा द्वारा जिले के वरिष्ठ साहित्यकार राम प्यारे रसिक को पंडित जीवननाथ मिश्र साहित्य सम्मान से अलंकृत किया गया है। और राम प्यारे रसिक ने साहित्य के क्षेत्र में सरगुजा का नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया है और उन्हें समिति द्वारा साहित्य के क्षेत्र का यह पहला पंडित जीवननाथ मिश्र साहित्य सम्मान प्रदान किया गया है। ओके, देखिए हाल ही में चर्चित मंडिया पेज चापड़ा चटनी यह किस जिले के जनजातियों का मुख्य व्यंजन है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिए। और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है बस्तर। ध्यान दीजिएगा, बस्तर। तो रायपुर के दोस्तों राज्योत्सव में बस्तर की महिलाओं ने बस्तरिया भात का जो है स्टॉल लगाया था, जिसकी प्रशंसा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की। और इसमें देखिए मंडिया पेज और चापड़ा चटनी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में। तो बस्तरिया भात के व्यंजन में दोस्तों मंडिया पेज बस्तर के आदिवासियों का जो है एक मुख्य व्यंजन में से एक है और इसे आदिवासी पत्ते के दोने में परोसते हैं और पर्यटक भी बड़े इसे चाव से है ना पीते हैं। ध्यान रखना है कि इसके अलावा चापड़ा चटनी भी प्रसिद्ध व्यंजनों में से एक है। साल वन और आम के पेड़ों में पाई जाने वाली बड़ी बड़ी चींटों को सिल पत्थर में पीसकर चापड़ा चटनी तैयार की जाती है। और चिला, आमट और बांस की तने से बनाई जाने वाली देखिए बास्ता की सब्जी है ना, बोबो भजिया है ना, और ये चाउर भाजा, चावल और चिकन की है ना खिचड़ी, तिखुर की बर्फी जैसे व्यंजनों के साथ महुआ की जो है ना चाय भी बस्तरिया भात में शामिल है, जो काफ़ी स्वादिष्ट होती है। तो ये सब है पॉइंट है, रखना है आपको याद। ठीक है, ध्यान देना है ना, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने भी। ठीक है, तो देखिएगा अगला प्रश्न ये है, बस्तर तो अपने आप में अनोखा है। तो निम्न में से किस जिले में बर्फानी धाम स्थित है? तो किस जिले में है देख लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन है और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है ना, राजनांदगांव में है। ध्यान देना है, राजनांदगांव। तो देखिएगा कि राजनांदगांव में जी रोड पर स्थित पताल भैरवी को बर्फानी आश्रम या बर्फानी धाम के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो मंदिर है 3 स्तरों में है। भूतल जो कि जमीन से 18 फीट नीचे है, उसमें माता जो है पताल भैरवी विराजती है। दूसरे स्तर पर त्रिपुर सुंदरी का जो है तीर्थ है, इसे नव दुर्गा भी कहा जाता है। सबसे ऊपर विशाल शिवलिंग स्थापित है। शिवलिंग के सामने नंदी की एक बड़ी प्रतिमा भी है और माँ काली की मूर्ति जमीन से 18 फीट नीचे है, इसे पताल भैरवी के नाम से जाना जाता है। ओके, और यहाँ दोस्तों शरद पूर्णिमा के दिन विशेष आयोजन किया जाता है। इस दिन विशेष खीर बनती है। महाराष्ट्र सीमा पर स्थित यह जो स्थान है ना, देखिए रायपुर बालोद
कांकेर, कवर्धा, बेमेतरा, दुर्ग, भिलाई समेत पूरे प्रदेश से जुड़ा हुआ है। ये है, ध्यान रखना है, पूछ सकता है कभी ना कभी एग्जाम में, पर्यटन से संबंधित है। देखिए छत्तीसगढ़ से किसे मोस्ट इनोवेटिव एग्रीकल्चर स्टार्टअप का अवार्ड दिया गया है। ऑप्शन है यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, रितेश कुमार टांक। ध्यान दीजिएगा, रितेश कुमार टांक। तो ये है कि देखिए FICCE एग्री स्टार्टअप समिट एंड अवार्ड्स 2022 का आयोजन दिल्ली में किया गया और इसमें दुर्ग के रितेश कुमार टांक को मोस्ट इनोवेटिव एग्रीकल्चर स्टार्टअप का अवार्ड दिया गया है और यह अवार्ड केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने प्रदान किया। ध्यान देना है, यह अवार्ड दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेयर मशीन के लिए दिया गया है। उनके द्वारा बनाई जा रही इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेयर मशीन से 6 एकड़ खेत में स्प्रे किया जा सकता है। इसमें 150 लीटर टैंकी लगी हुई है। इसे 3 से 5 घंटे आसानी से चलाया जा सकता है। ध्यान देना है कि स्टार्टअप को इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के RKVY रफ्तार एग्री बिजनेस एक्यूबेटर सेक्टर से 21 लाख रुपए की फंडिंग हुई है। चलिए देखिए, भानु प्रतापपुर विधानसभा में उपचुनाव की घोषणा के बाद किस तिथि को मतदान होगा। ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है 5 दिसंबर। ध्यान देना है 5 दिसंबर। देखिएगा इसके संबंध में कि भानु प्रतापपुर विधानसभा में उपचुनाव की घोषणा हो गई है और यहाँ अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित इस विधानसभा सीट के लिए 5 दिसंबर को मतदान होगा और चुनाव परिणामों की जो घोषणा है वो 8 दिसंबर को होगी। विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज सिंह मंडावी के निधन के बाद यह सीट जो है रिक्त हुई है। ध्यान देना है कि छत्तीसगढ़ के अलावा राजस्थान, बिहार, यूपी व उड़ीसा में 1 लोकसभा व 5 विधानसभा सीटों पर 5 दिसंबर को उपचुनाव होगा। इसमें मैनपुरी मध्य प्रदेश में लोकसभा, तो पादमपुर उड़ीसा, कुरहनी बिहार, रामपुर उत्तर प्रदेश व सरदार शहर राजस्थान विधानसभा सीट पर उपचुनाव होंगे। ध्यान देना है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में दोस्तों ये जब चुनाव होगा भानु प्रतापपुर में उपचुनाव, तो ये 5वां उपचुनाव होगा। और देखिएगा कि छत्तीसगढ़ पहला राज्य होगा दोस्तों जहां वर्ष में छत्तीसगढ़ के आम चुनाव के बाद लगभग हर साल एक उपचुनाव होते रहे हैं। देखिएगा कहाँ 4 साल में दोस्तों जो उपचुनाव हुए हैं, तो चित्रकूट में हुए हैं दोस्तों। देखिए 2019 में है ना तत्कालीन कांग्रेस विधायक दीपक बैज के इस्तीफे के बाद उपचुनाव हुआ जिसमें राजमन बेंजाम विधायक बने। कौन से पार्टी से, तो कांग्रेस पार्टी से। और देखिएगा कि दंतेवाड़ा है, दंतेवाड़ा में दोस्तों 2019 में तत्कालीन भाजपा विधायक भीमा मंडावी के निधन के बाद उपचुनाव हुआ जिसमें देवती कर्मा विधायक बने। कौन से पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से। और देखिएगा कि मरवाही है, मरवाही में दोस्तों 2020 में तत्कालीन छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस विधायक अजीत जोगी के निधन के बाद उपचुनाव हुआ जिसमें डॉक्टर के धुरू है ना ये विधायक बने कांग्रेस पार्टी से। देखिएगा कि खैरागढ़ में 2022 में तत्कालीन छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस विधायक देवव्रत सिंह के निधन के बाद उपचुनाव हुआ जिसमें यशोदा वर्मा जो है विधायक बने। कौन से पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से। तो ये है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में मांसाहारी पौधा मिला है। ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान रखिएगा, तो काफ़ी चर्चा में है आजकल। तो देखिए छत्तीसगढ़ जैव विविधताओं से संपन्न राज्य है और राज्य के गुरु घासीदास नेशनल पार्क में एक मांसाहारी पौधा मिला है जो मांसाहारी होने के साथ परभक्षी भी है। ध्यान रखना है, यह पौधा आकार में छोटा है और यह चींटी जैसे छोटे कीट को अपना शिकार बनाता है और इसे वीनस फ्लाई ट्रैप पौधा के नाम से जाना जाता है। इस प्रजाति का जो पौधा है वो अमेरिका के कैरोलिना क्षेत्र में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा। और देखिएगा कि वीनस फ्लाई ट्रैप पौधा जिसका वानस्पतिक नाम डायोनिया मसीपुला है और ये जो पौधा है वो विलुप्ति के कगार पर है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली धान की कितने प्रजातियों के म्यूटेंट में बदलाव कर पौधों की जो है ऊंचाई कम कर दी गई है। ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 6। याद रखिएगा 6 प्रजातियाँ। तो देखिएगा इसके संबंध में डिटेल से कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के पब्लिक अवेयरनेस डिवीजन के अनुसार वैज्ञानिकों ने छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली धान की 6 प्रजातियों के म्यूटेंट में बदलाव कर पौधों की जो है ऊंचाई कम कर दी है
और ऐसे में बरसात, ओलावृष्टि और आंधी का जो है फसलों पर खास असर नहीं पड़ेगा। और छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली जो है धान की 6 प्रजातियों के म्यूटेंट में बदलाव कर दिया हुई है। इसी प्रकार वैज्ञानिकों ने जो है मूंग की 8 प्रजातियों के म्यूटेंट में भी बदलाव कर नई प्रजातियां बनाई हैं। और देखिएगा दोस्तों कि जिन प्रजातियों का जो है म्यूटेंट बदलाव कर नई प्रजातियां विकसित की गई है उसमें सीजी जवा फूल, TKR कोलम, ट्रॉम्बेज छत्तीसगढ़ सोनागाछी म्यूटेंट, ट्रॉम्बेज छत्तीसगढ़ दुबराज म्यूटेंट, विक्रम TCR और ट्रॉम्बेज छत्तीसगढ़ विष्णुभोग म्यूटेंट ये शामिल है। ओके, देखिए देश में दोस्तों धान की जो है करीब 40,000 प्रजातियां पाई जाती है। इसमें सबसे अधिक 23,230 प्रजातियां अपने छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। याद रखिएगा 23,230 प्रजातियां धान की, ठीक है, छत्तीसगढ़ में। तो ये सब है, रखना है याद। चलिए देखिए, छत्तीसगढ़ी फिल्म नवा बिहान छत्तीसगढ़ की किस समस्या पर बनी है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है नक्सली। ध्यान रखिएगा नक्सली। देखिएगा कि वही है कि छत्तीसगढ़ी फिल्म नवा बिहान छत्तीसगढ़ के नक्सल समस्या जैसे गंभीर मुद्दों पर बनी है। और ओम गंगे प्रोडक्शन निर्माता रवि बहादुर सिंह और आशीष सुरेंद्र जंगीर के निर्देशन में यह फिल्म बनी है और 11 नवंबर को यह रिलीज होगी। ओके, चलिए अगला देखिए किस जिले में नेशनल ट्राइबल स्काउट गाइड रोवर रेंजर कार्निवल का जो है आयोजन किया जा रहा है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है सुकमा जिला। ध्यान रखिएगा सुकमा जिला। देखिएगा कि सुकमा जिले में सुकमा नगर के मिनी स्टेडियम में आयोजित नेशनल ट्राइबल स्काउट गाइड रोवर रेंजर कार्निवल का छत्तीसगढ़ की उद्योग व आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने उद्घाटन किया है। ध्यान रखिएगा सुकमा जिला में। और यह कार्निवाल 8 नवंबर से 12 नवंबर तक चलेगा। कार्निवाल की जो है मेज़बानी सुकमा जिले को मिला है। ओके, कार्निवाल में दोस्तों देश के 12 राज्यों तथा प्रदेश के अन्य जिलों से आई स्काउट गाइड रोवर रेंजर्स ने हिस्सा लिया है। ध्यान रखिएगा। और इस नेशनल ट्राइबल्स स्काउट गाइड रोवर रेंजर्स कार्निवल में क्रीड़ा स्पर्धा, रैली, लोकगीत, लोक नृत्य, कैंप फायर जैसे विविध आयोजन होंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। देखिए किस जिले में उराव नृत्य महोत्सव आयोजित किया गया? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है जसपुर में किया गया है। ठीक है, तो देखिएगा कि 1 दिवसीय उराव नृत्य महोत्सव जसपुर में आयोजित किया गया जिसमें लगभग 15,000 से अधिक लोग शामिल हुए। और इस कार्यक्रम के द्वारा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने के उद्देश्य से उराव नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें एक साथ लगभग 20,000 लोग नृत्य करते दिखाई देने थे। ठीक है, 15,000 दिखाई दिए। ओके, चलिए देखिए गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालक ग्रामीणों, महिला समूहों और गौठान समितियों को कितने करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है 5.35 करोड़ रुपए। ध्यान रखिएगा 5.35 करोड़ रुपए। तो देखिए गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालक ग्रामीणों, महिला समूहों और गौठान समितियों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा 5.35 करोड़ रुपए का जो है भुगतान किया गया ऑनलाइन। ध्यान रखना है। इसमें 15 से 31 अक्टूबर तक गौठानों में ग्रामीणों से खरीदे गए 2.35 लाख क्विंटल गोबर के एवज में 4.69 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। और गौठान समितियों को 39 लाख और महिला समूहों को 27 लाख रुपए की जो है लाभांश राशि शामिल है इसमें। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और गोधन न्याय योजना के तहत राज्य के हितग्राहियों को 356 करोड़ रुपए और 57 लाख रुपए, है ना, देखिए 356 करोड़ और 57 लाख रुपए का जो है ना भुगतान किया जा चुका है। ध्यान रखिएगा। और इसमें 18 करोड़ रुपए की जो है बोनस राशि भी शामिल है। ध्यान रखना है कि 5.35 करोड़ रुपए के जो भुगतान के बाद यह आंकड़ा 361 करोड़ 52 लाख रुपए हो गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के गौठानों में 2 रुपये किलो की दर से गोबर की खरीदी की जा रही है। स्वावलंबी गौठानों में स्वयं की राशि से 24.15 करोड़ रुपए का जो है गोबर क्रय किया गया है। ओके, ये और भी है। देखिए कि राज्य के 83 गौठानों में 4 रुपये लीटर की दर से देखिए 76,820 लीटर गौमूत्र क्रय किया जा चुका है। इसमें गौठानों में महिला स्व सहायता समूहों द्वारा 24,348 लीटर कीट नियंत्रक ब्रह्मास्त्र और 18,722 लीटर वृद्धिवर्धक जीवामृत तैयार किया गया है। ओके, देखिए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण 2023 की मेज़बानी कौन से राज्य करेगा? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है उत्तर प्रदेश। ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश। तो देखिएगा कि उत्तर प्रदेश खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण 2023 की मेज़बानी करेगा। लखनऊ इस आयोजन का जो है हेड क्वार्टर होगा। स्पर्धाओं की जो है संख्या अधिक होने तथा जो सुविधाएं जो है उपलब्ध न होने पर
वाराणसी और गौतम बुद्ध नगर को अतिरिक्त विकल्प के रूप में शामिल किया जा सकता है। आयोजन में करीब 20 स्पर्धाओं से दोस्तों है ना 20 स्पर्धाओं से देश भर के 5 से 6 हज़ार खिलाड़ियां जो है भाग लेंगे, ध्यान रखिएगा। और इससे पहले यूनिवर्सिटी गेम्स का जो है पहला संस्करण उड़ीसा 2020 में, दूसरा संस्करण कर्नाटक 2021 में हो चुका है। कर्नाटक में 20 स्पर्धाओं में से देश भर में दोस्तों 190 यूनिवर्सिटी के 4,500 खिलाड़ियां जो है भाग लिया था। ओके, चलिए देखिए कार्तिक पूर्णिमा पर विशाल पुन्नी मेला कहाँ लगा हुआ है, तो ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है महादेव घाट खारून नदी के तट पर। ध्यान रखिएगा, देखिए इसके संबंध में ये खारून नदी के किनारे दोस्तों महादेव घाट पर प्रतिवर्ष की तरह कार्तिक पूर्णिमा पर विशाल पुन्नी मेला लगा हुआ है। मान्यता है दोस्तों कि इस मेले की जो शुरुआत है 600 साल पहले हुई थी, है ना, याद रखना है ना। तो एक किंवदंती के अनुसार दोस्तों 1428 के आसपास पुन्नी मेला की शुरुआत हुई थी, याद रखना है 1428 ईस्वी। और राजा ब्रह्मदेव है ना, राजा ब्रह्मदेव की जो है कोई संतान नहीं थी और राजा ने खारून नदी के किनारे स्थित हटकेश्वर नाथ महादेव से संतान प्राप्ति के लिए मन्नत मांगी दोस्तों। और जब राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई तब राजा ने आसपास के गाँव को है ना, गाँव के लोगों को आमंत्रित कर भोज पर आमंत्रण किया, भोज के लिए बुलाया। और देखिएगा थोड़ा और कहानी है, सुन लीजिए। देखिए छत्तीसगढ़ से दोस्तों सैकड़ों किलोमीटर दूर राजस्थान स्थित पुष्कर तीर्थ में कार्तिक मेला लगता है और कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान पूजा में शामिल होने के लिए देश भर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। वहां तक जाने के लिए दोस्तों छत्तीसगढ़ के लोगों को कई दिन लग जाते थे और इसे देखते हुए ही राजा ब्रह्मदेव ने खारून नदी के किनारे हटकेश्वर महादेव मंदिर में पूजा करने का जो है निर्णय लिया, याद रखना है, ठीक है। चलिए ये है अगला प्रश्न। कॉमनवेल्थ है ना, कॉमनवेल्थ शतरंज चैंपियनशिप के लिए चयनित भारतीय टीम का कोच छत्तीसगढ़ की किस पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को बनाया गया है। ऑप्शन है यहाँ पर और काफ़ी चर्चा में है ये। ऑप्शन नंबर ए है किरण अग्रवाल जी, ध्यान रखिएगा। देखिएगा कि कॉमनवेल्थ शतरंज चैंपियनशिप के लिए चयनित देखिए भारतीय टीम का कोच छत्तीसगढ़ की पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी किरण अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप का जो है आयोजन 13 से 23 नवंबर तक श्रीलंका में होने जा रहा है, जिसमें 16 खिलाड़ियों की जो है भारतीय टीम हिस्सा ले रही है, ध्यान रखिएगा। और देखिएगा दोस्तों कि इससे पहले वह प्रदेश की खिलाड़ी वर्ष 2004 में एशियन चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली भारतीय टीम की कोच रह चुकी है। ओके, रायपुर में हुए सब जूनियर नेशनल कुराश एसोसिएशन में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान रहा। ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है तृतीय, ध्यान रखिएगा तीसरा स्थान रहा। तो देखिएगा कि राजधानी रायपुर के बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में सब जूनियर नेशनल कुराश प्रतियोगिता आयोजित हुई और इस सब जूनियर नेशनल कुराश प्रतियोगिता में हरियाणा पहले स्थान पर रहा है, ध्यान रखिए। और वहीं दिल्ली जो है दूसरे स्थान पर और छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश को संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। और वही है कि छत्तीसगढ़ से इस नेशनल प्रतियोगिता में बस्तर संभाग का दबदबा रहा। स्वर्ण रजत एवं कांस्य तीनों ही पदक अलग अलग वजन समूह में प्राप्त किया। और देखिए इस चैंपियनशिप में दोस्तों देश भर के लगभग 500 खिलाड़ियों ने भाग लिया। कुराश एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ व कुराश एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सहयोग से पहली बार इस खेल के राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन रायपुर में किया गया, ध्यान रखना है। कुराश एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ के महासचिव देखिए है ना कौन है, विवेक राज सिंह है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ से किसे राष्ट्रीय सरस्वती सम्मान 2022 से नवाजा गया है। ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है श्री दुष्यंत वर्मा जी, ध्यान रखिएगा श्री दुष्यंत वर्मा जी। देखिए इसके संबंध में कि हाल ही में बाल प्रतिष्ठान महाराष्ट्र के तत्वाधान में राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन और सम्मान समारोह का आयोजन बोधगया बिहार में रखा गया था। इस आयोजन में गरियाबंद जिला अंतर्गत राजिम के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ऑफ ये कौंदकीरा के शिक्षक दुष्यंत वर्मा को देश भर के नवाचारी शिक्षकों के साथ राष्ट्रीय सरस्वती सम्मान 2022 से नवाजा गया है, ध्यान रखना है। और देखिए कि शिक्षक दुष्यंत वर्मा विद्यालय में स्काउट शिक्षक और इको क्लब प्रभारी भी हैं। उन्हें स्काउट गाइड के क्षेत्र में राज्यपाल अवार्ड मिल चुका है, ध्यान रखना है। दुष्यंत वर्मा को सत्र 2020-21 में ज्योतिबा फूले शिक्षा मित्र अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। ओके, ये सब पॉइंट है,
है ना, ध्यान रखना है। देखिए कला अकादमी छत्तीसगढ़ की ओर से कहाँ के कला वीथिका में क्षेत्रीय चित्रकला और मूर्तिकला शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ऑप्शन है यहाँ पर देख लीजिए, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय, जो कि रायपुर में है। ध्यान रखिएगा, देखिएगा कि कला अकादमी छत्तीसगढ़ की ओर से महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय परिसर स्थित कला वीथिका में क्षेत्रीय चित्रकला और मूर्तिकला शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से 10 चित्रकार और 10 मूर्तिकार शामिल हो रहे हैं। ध्यान रखिएगा, और कलाकार जो है महात्मा गांधी स्मृति एवं विचार पर आधारित कलाकृति बनाएंगे। और ये है कि देखिएगा कि मूर्तिकार जो है लकड़ी पर आकृति उकेर रहे हैं। इसके लिए पहले कागज़ पर डिज़ाइन की ड्राइंग बनाई जाती है, फिर मिट्टी का जो है मैकेट तैयार करते हैं, उस मैकेट को देखकर लकड़ी को उकेरा जाता है। ध्यान रखिएगा कि कलाकारों द्वारा गांधी जी की 3 बंदर, गांधी जी का चरखा, शांति का संदेश देता कबूतर जैसे आर्ट 3D इफेक्ट में बनाए जा रहे हैं। और मोहनलाल बराल द्वारा बनाए गया मैकेट को दोस्तों लकड़ी में उकेरेंगे और इसे 13 नवंबर को आम लोगों के लिए कला वीथिका में प्रदर्शनी के लिए लगाए जाएंगे। ओके, तो ये सब पॉइंट है, याद रखना है। ठीक है, चलिए, निम्न में से किस जिले में सर्वाधिक गौमूत्र की खरीदी की गई है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है जांजगीर चांपा जिला। ध्यान रखिएगा, जांजगीर चांपा। तो देखिएगा जांजगीर चांपा जिले में अब तक प्रदेश में सर्वाधिक गौमूत्र की खरीदी की गई है। जांजगीर चांपा जिला 9228 लीटर गौमूत्र खरीदी के साथ पूरे छत्तीसगढ़ में प्रथम स्थान पर है। जिले में वर्तमान में 106 किसान गौमूत्र से बने उत्पाद जीवामृत एवं ब्रह्मास्त्र का लाभ ले रहे हैं। ध्यान रखना है कि विकासखंड अकलतरा के तिलई गौठान एवं विकासखंड नवागढ़ के खोखरा गौठान में 4 रुपये प्रति लीटर की दर से अब तक 7216 लीटर गौमूत्र खरीदी की जा चुकी है तथा गौमूत्र से बने उत्पाद ब्रह्मास्त्र का 106 किसानों के खेतों में प्रयोग कराया गया। और ये जानकारी है दोस्तों आपके नॉलेज के लिए है। ठीक है, तो ये नीचे का जो है आपको पढ़ना है और इनको भी आपको पढ़ना है ना। तो चलिए देखिए, किस जिले में छत्तीसगढ़ का पहला कॉमर्स लैब खुला है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है कोरिया में खुला है। ध्यान रखिएगा, देखिएगा कि कोरिया जिला अंतर्गत पीजी कॉलेज बैकुंठपुर में छत्तीसगढ़ का पहला कॉमर्स लैब खुल गया है और यह लैब शासकीय रामानुज प्रताप सिंहदेव स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैकुंठपुर में खुला है। ध्यान रखना है कि विद्यार्थी वित्तीय साक्षरता और उद्यमशीलता के गुण सीखने, विद्यार्थियों के चतुर्दिश विकास और पाठ्यक्रमों में विशिष्टता प्रदान करने के उद्देश्य से पीजी कॉलेज बैकुंठपुर में इसकी शुरुआत की गई है। और ये दोस्तों छत्तीसगढ़ का पहला वाणिज्यिक लैब बैकुंठपुर में खुला है। ओके, ध्यान रखना है ना। चलिए देखिए, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ होगा? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है अपना भारत। देखिएगा कि महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत में होगी और महिला चैंपियनशिप 2006 और 2018 में भी भारत में हो चुकी है और इसका जो आयोजन है मार्च के आखिरी सप्ताह या अप्रैल के पहले सप्ताह में होगा। इस चैंपियनशिप में 75 से 100 देशों के लगभग 1500 मुक्केबाज और कोच जो है भाग लेने की उम्मीद है। भारत ने दोस्तों 2021 में पुरुष चैंपियनशिप की मेज़बानी सर्बिया को गंवा दी थी क्योंकि मेज़बानी का फीस भुगतान नहीं हो सका था। पिछली महिला विश्व चैंपियनशिप में भारत ने 3 पदक जीते थे, जिसमें देखिए निकहत जरीन का स्वर्ण पदक शामिल है। लोक सेवा गारंटी के तहत आवेदनों के निराकरण में कौन सा जिला पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान पर है? ऑप्शन है यहाँ पर और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है जांजगीर चांपा जिला। ध्यान रखिएगा, जांजगीर चांपा। देखिएगा इसके संबंध में कि लोक सेवा गारंटी के तहत आवेदनों के निराकरण में जांजगीर चांपा जिला पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। वहीं राजनांदगांव दूसरे स्थान पर, रायपुर तीसरे स्थान पर और बलौदाबाजार जो है वो चौथे स्थान पर है। ध्यान रखिएगा, जांजगीर चांपा जिले में 1,23,000 मामलों का जो है निपटारा किया गया है। देखिए जिले में जो है लोक सेवा गारंटी के तहत 1 जनवरी से अब तक प्रदेश में सर्वाधिक 3 लाख आवेदन दर्ज
है ना करते हुए सर्वाधिक 2,87,185 आवेदनों का निराकरण कर हितग्राहियों को जो है लाभान्वित किया जा चुका है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये है, देखिए अगला प्रश्न, ठीक है, तो ये सब आपको रखना है याद। अगला प्रश्न ये है, देखिए विकास खंड स्तर पर युवा महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर देख लीजिए, और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है, याद रखना है 15 नवंबर 2022। तो देखिए इसके संबंध में डिटेल से, छत्तीसगढ़ युवा महोत्सव 2022-23 का आयोजन किया जा रहा है। युवा महोत्सव 15 से 40 वर्ष और 40 वर्ष से अधिक आयु के 2 समूहों में आयोजित किया जाएगा। ध्यान रखिएगा कि छत्तीसगढ़ के युवाओं को सांस्कृतिक गतिविधियों से जोड़ने और उनकी प्रतिभा और कौशल को निखारने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ में दोस्तों युवा महोत्सव 2022-23 का आयोजन किया जा रहा है। यूथ फेस्टिवल का आयोजन विकास खंड स्तर पर, जिला स्तर पर, संभाग स्तर पर और राज्य स्तर पर किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा ना। और देखिए विकास खंड स्तर पर युवा महोत्सव का जो आयोजन है 15 नवंबर 2022 को और जिला स्तर पर 16 नवंबर से 10 दिसंबर तक किया जाएगा। संभाग स्तर पर महोत्सव का जो आयोजन है 11 दिसंबर से 31 दिसंबर 2022 तक किया जाएगा। देखिए राज्य स्तर पर 12 से 14 जनवरी 2023 तक आयोजित किया जाएगा। युवा महोत्सव का जो आयोजन है खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा कि दोस्तों युवा महोत्सव में 18 विधाओं में प्रतियोगिताएं होंगी। इसमें छत्तीसगढ़ी खेल, लोक संस्कृति को भी प्रतियोगिता में शामिल किया गया है। ओके, चलिए अगला देखिएगा। देखिए हाल ही में हुए अंतरराष्ट्रीय किक बॉक्सिंग ओपन चैंपियनशिप प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ से कितने खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल हासिल किया है? ऑप्शन है यहाँ पर देख लीजिए, और इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, 3 खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। ध्यान दीजिएगा ना, देखिएगा इसके संबंध में कि दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में अंतरराष्ट्रीय किक बॉक्सिंग ओपन चैंपियनशिप प्रतियोगिता आयोजित की गई थी और इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के 3 युवाओं ने गोल्ड मेडल हासिल किया। ध्यान दीजिएगा कि किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में अंबिकापुर शहर के छात्रा स्वाति राजवाड़े ने जॉर्डन की खिलाड़ी को पराजित कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। वहीं सरवर एक्का ने दक्षिण कोरिया और तमिलनाडु के खिलाड़ी को हराया। और देखिए दोस्तों कि वही अमन जेनिस लकड़ा ने उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी को हराकर स्वर्ण पदक पर अपना कब्जा जमाया। तो ये सब है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। छत्तीसगढ़ में अब स्कूल में ही विद्यार्थियों को जाति प्रमाण पत्र बनाकर दिया जाएगा। इसकी मान्यता कब तक रहेंगी? ऑप्शन है यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है जीवन भर। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि 6 महीने तक वैलिडिटी होता था दोस्तों, हर 6 महीने बाद बनाना पड़ता था। तो देखिएगा इसके संबंध में कि छत्तीसगढ़ में अब छात्रों को हर साल बार बार जाति प्रमाण पत्र नहीं बनवाना पड़ेगा, अब एक बार में ही स्थायी जाति प्रमाण पत्र बनाया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों स्कूल में ही विद्यार्थियों को जाति प्रमाण पत्र बनाकर दिया जाएगा। एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के छात्रों को स्कूल में एडमिशन, स्कॉलरशिप के लिए जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। और देखिएगा दोस्तों कि अब जो है स्थायी जाति प्रमाण पत्र की मान्यता जो है लाइफ टाइम के लिए रहेंगी, जीवन भर होगी। और यह एक तरह से दोस्तों स्थायी रिकॉर्ड है, बार बार जो है जाति प्रमाण पत्र जारी करने की आवश्यकता अब नहीं होगी। राज्य के सभी सरकारी, प्राइवेट और केंद्रीय बोर्ड की जो है स्कूलों में कक्षा 8वीं से 12वीं तक पढ़ाई कर रहे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए देखिए जाति और निवास प्रमाण पत्र उनकी शालाओं में पढ़ाई के दौरान तैयार कर वितरित किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि स्कूल में हर साल शिविर का आयोजन किया जाएगा और जिनके जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र नहीं बने हैं उनके जाति और निवास प्रमाण पत्र आगामी शैक्षणिक सत्र तक जारी किए जाएंगे। ठीक है, और बैकग्राउंड नॉइस के लिए मैं माफी चाहता हूं। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न है, देखिए राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसकी जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, तो देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन है ना, तो चेहरा पहचान जाइए।
ऑप्शन नंबर ए सही है, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ध्यान रखिएगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो देखिए इसके संबंध में कि मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के उपलक्ष्य में 11 नवंबर को भारत में हर साल राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। पहले शिक्षा मंत्री थे जिन्होंने देश की शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और साथ ही उन्होंने देश में उच्च शिक्षा की जो है नींव रखी। तो ये सब है, ध्यान रखना है। देखिए अगला प्रश्न है, पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन है यहाँ पर, और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, वाराणसी। ध्यान रखिएगा, वाराणसी। देखिए इसके संबंध में कि पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन 11-12 नवंबर को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित किया जा रहा है। भारतीय जलमार्ग प्राधिकरण, बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय के तत्वाधान में पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। ओके, ध्यान दीजिएगा। बिलासपुर जिले के लाल बहादुर स्कूल परिसर में हो रहे राउत नाचा महोत्सव कौन से क्रम का महोत्सव है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, 45वां। ध्यान रखिएगा, 45वां। देखिएगा इसके संबंध में कि बिलासपुर जिले के लाल बहादुर शास्त्री स्कूल परिसर में 45वां राउत नाचा महोत्सव का आयोजन 13 नवंबर को किया जाएगा। ठीक है, आज है। और इस बार 80 फीट के घेरे में कौशल की जो है प्रस्तुति देंगे कलाकार। और नृत्य के दौरान नर्तक दलों द्वारा दोस्तों देखिए है ना, गुदरुम है, ढोल, डफला, टिमकी, मोहरी, मंजीरा, मृदंग, नंगाड़ा, ढुमका है ना, ये झुमका भी बोलते हैं और ढुमका भी बोलते हैं। डुगडुगी, झुनझुना, घुंघरू, झांझ जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान रखिएगा। और नर्तक दल के कलाकार इन्हीं बाजों की धुन पर दोहे गाने के बाद अपनी कला का जो है प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, किस एयरपोर्ट ने एशिया पैसिफिक के 18 देशों के 98 एयरपोर्ट में 36वीं रैंकिंग हासिल कर भारत के 23 एयरपोर्ट में पहला स्थान हासिल किया है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है, देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जो कि इंदौर में है। देखते हैं इसके संबंध में कि इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट ने एशिया पैसिफिक के 18 देशों के 98 एयरपोर्ट में 36वीं रैंकिंग हासिल कर भारत के 23 एयरपोर्ट में इंदौर एयरपोर्ट नंबर 1 पर है। ध्यान रखिएगा। और देखिए कि इंदौर के देश के दूसरे एयरपोर्ट है ना, इंदौर के जो एयरपोर्ट है वो देश के दूसरे एयरपोर्ट गोवा, चेन्नई, रायपुर, अमृतसर आदि को पछाड़ दिया है। और देखिएगा कि जारी रिपोर्ट के अनुसार इंदौर एयरपोर्ट को जुलाई से सितंबर की तीसरी तिमाही में कुल 4.96 अंक मिले। इससे पहले की दूसरी तिमाही में इंदौर को 4.93 अंक प्राप्त हुए थे और उसने 42वीं रैंकिंग हासिल की थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जिस एयरपोर्ट से यात्रियों की संख्या जो है सालाना 18 लाख से अधिक हो जाती है, वहां एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल द्वारा एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी सर्वे किया जाता है। इसे इंटरनेशनल रैंकिंग सर्वे भी कहा जाता है। एशिया पैसिफिक के 18 देशों के कुल 98 एयरपोर्ट पर यह सर्वे होता है और इसके अंतर्गत भारत के प्रमुख 23 जो एयरपोर्ट है वो आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। देखिए, विदेशों में छत्तीसगढ़ के कलाकारों की प्रस्तुति, कार्यशाला और प्रदर्शनी के लिए छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग और किसके बीच समझौता हुआ है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, ICCR। ध्यान रखिएगा, ICCR। देखिए इसके संबंध में कि हाल ही में छत्तीसगढ़ शासन संस्कृति विभाग और ICCR के बीच समझौता हुआ है, जिसके अनुसार छत्तीसगढ़ के कलाकारों के लिए विदेश जाने का जो रास्ता है वो आसान हो गया है। प्रदेश के कलाकार विदेशी मंचों में अब अपनी कला का प्रदर्शन कर पाएंगे। इसके लिए देश की संस्कृति विभाग फंडिंग करेगा और साथ ही वीजा के लिए भी सहयोग देंगे। देखिएगा कि संस्कृति विभाग, छत्तीसगढ़ शासन और ICCR दिल्ली के बीच समझौता हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग की ओर से संचालक विवेक आचार्य और ICCR के महानिदेशक ने दस्तखत कर इसकी जो है स्वीकृति प्रदान की है। ध्यान दीजिएगा।
इस समझौते से छत्तीसगढ़ राज्य के कलाविद के कलाकारों की प्रस्तुति, कार्यशाला और प्रदर्शनी के लिए विदेशी मंच के जो रास्ते हैं वो खुल गए हैं। साथ ही राज्य में विशेष अवसरों पर अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों की प्रस्तुति के अवसर भी निर्मित होंगे। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए, गोवा में खेले जा रहे जूनियर नेशनल टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ के तीरंदाजों ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, उपरोक्त दोनों। ध्यान रखिएगा, देखिएगा कि गोवा में खेले जा रहे जूनियर नेशनल टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ के तीरंदाजों ने एक गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल जीता है और कोरबा के गीतेश यादव ने 30 मीटर इंडियन कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता और वहीं टीम इवेंट के खिलाड़ियों ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। देखिए, राष्ट्रीय फाइलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिए। देखिए यहाँ पर तो दिया ही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 11 नवंबर। ठीक है, तो देख लीजिएगा 11 नवंबर है, ध्यान रखिएगा। तो 11 नवंबर को राष्ट्रीय फाइलेरिया दिवस मनाया जाता है और फाइलेरिया मच्छर के काटने से होने वाला एक संक्रामक रोग है जिसे सामान्यतः हाथी पाँव के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए ये है। देखिए, ये वाला प्रश्न इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, पूछ सकता है दोस्तों एग्जाम में। इसकी जो रचनाएं हैं, निम्नलिखित में से किसकी जयंती 13 नवंबर को मनाई जाती है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिए, है ना। तो ये है ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी सही है, गजानन माधव मुक्तिबोध जी। याद रखिएगा, गजानन माधव मुक्तिबोध। तो देखिएगा इसके संबंध में कि गजानन माधव मुक्तिबोध जी का जन्म 13 नवंबर 1917 को श्योरपुर जिला ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था और उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उसको ध्यान में रखना है। देखिए, चांद का मुंह टेढ़ा है ना, भारत का इतिहास और संस्कृति, सतह से उड़ता आदमी, और देखिए काठ का, है ना, सपना अंधेरे में, काठ का सपना अंधेरे में, और अंधेरे में ब्रह्म राक्षस, कामायनी एक पुनर्विचार, भूरी भूरी खाक धूल, ये भी उनकी रचनाएं हैं, और साहित्य एक डायरी। याद रखिएगा ये सब, है ना, जो उनकी रचनाएं हैं इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि गजानन माधव मुक्तिबोध जी को प्रयोगवाद कवि के जनक कहे जाते हैं, याद रखिएगा। और छत्तीसगढ़ का जो है नीलकंठ के नाम से भी जाने जाते हैं। और उनकी जो है स्मृति में छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा राज्य स्तरीय गजानन माधव मुक्तिबोध स्मृति शिक्षक सम्मान स्थापित किया गया है। ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ को कितने वंदे भारत ट्रेनों की सुविधा मिलेंगी? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, याद रखिएगा। ठीक है, तो 2 वंदे भारत ट्रेनों की जो है सुविधा मिलेंगी छत्तीसगढ़ को। देखिए इसके संबंध में कि वंदे भारत ट्रेन के लिए बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ से लगे गोंदिया में 55 करोड़ रुपए से कोचिंग डिपो का जो है काम शुरू हो गया है। इस आधार पर छत्तीसगढ़ को 2 वंदे भारत ट्रेनों की सुविधा मिलेंगी। ध्यान रखना है कि पहली जो ट्रेन है वो बिलासपुर से संपर्क क्रांति रूट से दिल्ली जाएगी और इससे दिल्ली यात्रा 18 घंटे के बजाय, है ना, 14 घंटा लगेंगे। ध्यान रखना है। देखिए कि दूसरी ट्रेन जो है गोंदिया से चलकर रायपुर बिलासपुर होती हुई झारसुगुड़ा उड़ीसा जाएगी और इससे झारसुगुड़ा की यात्रा 4 घंटे लगेंगे, जिसमें दोस्तों अभी 6 घंटे लग रहे हैं। ध्यान रखना है। वंदे भारत ट्रेन का जो है कोचिंग डिपो अलग रहेगा, यानी इसमें वंदे भारत के अलावा कोई ट्रेन नहीं रखी जाएगी। बिलासपुर और गोंदिया कोचिंग डिपो में ट्रेन की सफाई और जरूरी मरम्मत होंगी। ध्यान दीजिएगा। देखिएगा कि कोचिंग डिपो अगले साल मई जून तक बन जाएंगे और उसके तुरंत बाद जो है ट्रेन शुरू हो जाएगी। हाल ही में रेलवे की सीआरएस टीम ने दुर्ग से झारसुगुड़ा के बीच ट्रेन को 130 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से चलाकर परीक्षण किया था। ओके, ध्यान देना है। चलिए अब देखते हैं दोस्तों, जो 5 वंदे भारत ट्रेन चलाई गई हैं उनको बारी बारी से। तो 5वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 11 नवंबर 2022 को शुरुआत हुई है इनकी, और ये ट्रेन चेन्नई, बेंगलुरु और मैसूर के बीच शुरुआत हो गई है। चेन्नई, बेंगलुरु और मैसूरू के बीच चलने वाली ये 5वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अपनी यात्रा से करीब 483 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ध्यान रखना है। 4थी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन दोस्तों ये 13 अक्टूबर 2022 को, है ना, इसकी शुरुआत हुई थी और नई दिल्ली, हिमाचल प्रदेश के आम्बे, है ना, अम्बे है ये,
अंब अंदौरा के बीच देश की चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई है ना, ध्यान रखना है। और ये तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जिनकी शुरुआत 30 सितंबर 2022 को हुई थी और ये गांधीनगर कैपिटल और मुंबई सेंट्रल के बीच तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है चलाई गई थी और अभी चल रही है वर्तमान में। और दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन दोस्तों 3 अक्टूबर 2019 को इसकी शुरुआत हुई थी, ध्यान रखना है। और नई दिल्ली और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है चल रही है, ठीक है, और शुरुआत हुई थी। और पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 15 फरवरी 2019 को शुरुआत हुई थी, ध्यान रखना है 15 फरवरी 2019। और देश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन नई दिल्ली और वाराणसी के बीच चलाई गई थी। ओके, तो ये सब ध्यान रखना है आपको, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। देखिए ये वाला प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। तो हाल ही में चर्चित नरसिंह गंगा मंदिर छत्तीसगढ़ की किस जिले में स्थित है, कल मैं पूछा था इसके बारे में। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, ध्यान रखिएगा। ये कोरबा में है, ना तो सरगुजा में है ना तो जीपीएम में है, ये है आपका कोरबा जिले में है, ध्यान रखिएगा। देखिएगा ये है आपका कोरबा जिला और ये देखिए पीक है, ठीक है। तो नरसिंह गंगा मंदिर है ना और गुफा भी वहीं है। तो देखिएगा इसके संबंध में डिटेल देखते हैं। तो इसका जो सही आंसर दिया था दोस्तों ईश्वर लाल साहू जी ने। तो देखिएगा ये है, देखिए कोरबा जिले में दोस्तों नरसिंह गंगा मंदिर स्थित है और यह बिलासपुर से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर, पाली से 25 किलोमीटर की दूरी पर और चैतमा से 12 किलोमीटर की दूरी पर है, ध्यान रखना है। और यहीं पलमा पहाड़ की एक विशाल चट्टान में गुफा भी है जिसे नरसिंह गुफा कहते हैं, ध्यान रखना है। इस मंदिर में भगवान नरसिंह का वास है और यहाँ पास ही जलप्रपात है जिसे नरसिंह गंगा जलप्रपात कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ जो है कार्तिक पूर्णिमा सहित अन्य विशेष अवसरों पर विशाल मेला लगता है, अभी मेला लगा हुआ था, ध्यान रखना दोस्तों किस्मा कार्तिक पूर्णिमा, देखिएगा। और यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य का दर्शन करने वालों की भीड़ लगती है और पहाड़ी के बीच निरंतर बहते झरने के कारण यह लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसका दर्शन करने के लिए जिले व राज्य के अन्य जिलों के अलावा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा से भी पर्यटन यहाँ पहुँचते हैं, पर्यटक जो है। और नरसिंह गंगा गुफा पर पलमाईदाई, देखिए पलमाईदाई शंकर भगवान राधा कृष्ण मंदिर देखने लायक है जिसे चट्टानों की खुदाई कर साधुओं ने बनाया है। ओके, तो ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए निम्नलिखित में से किस जिले से ग्रामीणों और आम नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने के लिए मोबाइल जन सेवा वाहन की शुरुआत की है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है राजनांदगांव, ध्यान दीजिएगा राजनांदगांव। देखिएगा इसके संबंध में कि छत्तीसगढ़ में ग्रामीणों और आम नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने के लिए मोबाइल जन सेवा वाहन चलाया जाएगा और इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजनांदगांव जिले के विकासखंड डोंगरगांव के ग्राम अर्जुनी से किया है। इस मोबाइल यूनिट में राजीव युवा मितान क्लब के सदस्यों के द्वारा गांव और अन्य स्थानों में शिविर लगाकर नेत्र जांच एवं रक्तदान जैसी सेवाएं मुहैया कराई जाएगी, ध्यान रखना है। देखिए कि यहाँ जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने डोंगरगांव में और भी जो घोषणाएं की हैं वो इम्पोर्टेंट है, ध्यान देना है। देखिए तुमड़ी बोर्ड सूखा नाला बैराज सिंचाई परियोजना के लिए प्रशासनिक स्वीकृति ये प्रदान की है, ध्यान रखना है दोस्तों। तुमड़ी बोर्ड सूखा नाला पूछ सकता है। और वहीं डोंगरगांव में माटी कला शिल्प कला के लिए ग्लेजिंग यूनिट की जो है स्थापना होगी, याद रखना है। और देखिए ये है मांगी खूटा जलाशय निर्माण, इसको भी ध्यान रखना है, मांगी खूटा जलाशय निर्माण। और जामरी डायवर्सन क्रमांक 2 को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की, ओके, ध्यान रखना है। चलिए देखिए ये वाला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस तालाब पर पहली बार मिट्टी के बने 2 लाख दिए जलाए गए हैं? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है दलपत सागर, जो कि जगदलपुर बस्तर में है, ध्यान रखना है दलपत सागर जगदलपुर। देखिएगा कि जगदलपुर स्थित छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े तालाब दलपत सागर में पहली बार मिट्टी के बने 2 लाख दियों से रोशन किया गया।
और पिछले 2 वर्षों से कार्तिक महीनों में है ना, कार्तिक महीने में यहाँ दीपोत्सव जलाया जाता है और बीते साल यहाँ 90,000 दिए जलाए गए थे। अभी उपनाम होगा दोस्तों, उपनाम है ना, उपनाम बढ़ रहे हैं इसका, तो ये छत्तीसगढ़ का मिनी अयोध्या कहलाएगा, याद रखना है, छत्तीसगढ़ का मिनी अयोध्या। और इस साल दलपत सागर में दोस्तों 1 लाख है ना 81,011 दिए जलाने का जो है लक्ष्य रखा गया था। ध्यान दीजिएगा कि दलपत सागर का जो निर्माण है काकतीय शासक दलपत देव ने कराया था और यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मानव निर्मित कृत्रिम झील है, याद रखिए। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, ये है, देखिए निम्नलिखित में से किसे ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, प्रोफेसर वेंकी रामकृष्णन। ध्यान रखना है, देखिएगा कि भारतवंशी नोबेल विजेता प्रोफेसर वेंकी रामकृष्णन को ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स तृतीय ने विज्ञान के क्षेत्र में योगदान के लिए ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है। और आणविक जीव वैज्ञानिक वेंकी का जो है नाम उन 6 व्यक्तियों में है जिनका उल्लेख महारानी एलिजाबेथ है ना द्वितीय ने निधन से पहले आदेश दिया था। ऑर्डर ऑफ मेरिट ब्रिटिश शासक द्वारा दिया जाने वाला विशेष सम्मान है। ओके, तो ये सब है। राजनांदगांव में बीएनसी मिल की जगह कौन सा उद्योग खोला जाएगा। ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, याद रखिएगा, जूट उद्योग। तो ये है आपका राजनांदगांव, देख लीजिए। देखिएगा इसके संबंध में कि राजनांदगांव में बीएनसी मिल की जगह जूट उद्योग खोला जाएगा। राज्य सरकार द्वारा बंगाल नागपुर कॉटन मिल को पुनः खोलने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश में धान खरीदी के दौरान बड़ी संख्या में जूट बोरों की आवश्यकता होती है। इस कमी को दूर करने के लिए इस मिल में जूट बोरों का निर्माण किया जाएगा। याद रखना है, भेंट मुलाकात अभियान के दौरान दोस्तों मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है। और इसके अलावा जो है अर्जुनी में अंग्रेजी कॉलेज खोला जाएगा। याद रखना है कि बीएनसी मिल की जो स्थापना है 1892 ईस्वी में हुई थी और इसके स्थापना के समय वहाँ का जो शासक है कौन था, बलराम दास। ठीक है, ये सब पॉइंट है, ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये है, देखिए छत्तीसगढ़ राज्य ने स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 के अधिकतम स्कूल भागीदारी के लिए 97.7% आवेदन जमा करने के रिकॉर्ड के साथ देश में कौन सा स्थान हासिल किया है। ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, तृतीय स्थान हासिल किया है। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा कि छत्तीसगढ़ राज्य ने स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 के अधिकतम स्कूल भागीदारी के लिए 97.7% आवेदन जमा करने के रिकॉर्ड के साथ देश में तीसरा स्थान हासिल किया है। ध्यान देना है दोस्तों कि बिलासपुर जिले के टैगोर इंटरनेशनल स्कूल सकरी तखतपुर को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा 19 नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित किए जाने वाले राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए चुना गया है। देश भर में 39 स्कूलों को राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। ओके, ध्यान देना है। वहीं राज्य स्तरीय पर दोस्तों बाल दिवस के अवसर पर यूनिसेफ और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संयुक्त रूप से राज्य स्तरीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। स्वच्छ विद्यालय की दिशा में उत्कृष्टता के लिए छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम द्वारा रायपुर के साइंस कॉलेज परिसर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में 11 जिलों के 26 स्कूलों को सम्मानित किया गया है। ध्यान दीजिएगा कि इसमें ओवरऑल परफॉर्मेंस पर 20 स्कूलों को और उप श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए 6 स्कूलों को सम्मानित किया गया है। ओके, ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए हाल ही में हुए 45वां राउत नाचा महोत्सव में प्रथम स्थान पर कौन से राउत नाचा दल रहा। ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, परसदा। ध्यान दीजिएगा, परसदा। तो हाल ही में दोस्तों बिलासपुर के लाल बहादुर शास्त्री मैदान में 45वां राउत नाचा महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें 67 दलों के 3000 नर्तक ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। इसमें प्रथम स्थान पर लगातार चौथे साल भी परसदा भरनी रहा, द्वितीय स्थान पर तारबहार और तृतीय स्थान पर सिमगा डोंगरिया के राउत नाचा दल ने हासिल किया है। ध्यान दीजिएगा कि महोत्सव में शामिल होने वाले सभी दलों को 1001 रुपये और वादक दलों को 101 रुपये दिए गए। ओके, चलिए ये है अगला प्रश्न।
निम्नलिखित में से कहां पर 500 एकड़ में 100 मेगावाट का सोलर एनर्जी प्लांट लगाया जा रहा है? ऑप्शन है यहाँ पर देख लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है डोंगरगांव, राजनांदगांव। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तो ये राजनांदगांव में है डोंगरगांव। तो देखिए इसके संबंध में कि राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र में 500 एकड़ में 100 मेगावाट का सोलर एनर्जी प्लांट लगाया जा रहा है और इस प्लांट में 120 मेगावाट एनर्जी बैटरी में स्टोर होंगी। ध्यान देना है दोस्तों कि यह देश का पहला प्लांट होगा जहां इतनी बड़ी क्षमता वाला एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में बैटरी में दोस्तों सोलर एनर्जी स्टोर किया जाएगा। ओके, तो ये सब है, ध्यान रखना है। और यह प्लांट डोंगरगांव क्षेत्र के ढाबा, अमलीडी, रेंगा कठेरा और आतरगांव, गिरगांव, टोला गांव, ओडार गांव, मारगांव सहित कुल 9 गांव के आसपास सरकारी जमीन पर यह प्लांट लगाया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ तैयार होने वाली बिजली को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड खरीदेंगी। इस प्लांट से CMPDCL के 132 kV सब स्टेशन से सीधे बिजली की सप्लाई होगी। ओके, तो ये सब है, ध्यान देना है। ओके, चलिए अगला प्रश्न ये है, देखिए किस भारतीय आध्यात्मिक गुरु को अटलांटा में गांधी पीस पिलग्रिमेज पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है श्री श्री रविशंकर। ध्यान देना है, देखिएगा कि आध्यात्मिक गुरु, भारतीय आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर को अटलांटा में गांधी पीस पिलग्रिमेज पुरस्कार प्रदान किया गया है और यह पुरस्कार शांति एवं अहिंसा के संदेशों के प्रयास है ना, इसके प्रसार के अथक प्रयासों के लिए दिया गया है। ओके, चलिए देखिए देश भर में 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाई जाती है? ऑप्शन है यहाँ पर देख लीजिए, वैसे भी यहाँ पर दिया है पिक में, तो ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, जनजाति गौरव दिवस। तो याद रखना है बिरसा मुंडा जी की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखते हैं इसके संबंध में कि देश के आदिवासियों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, धरोहर और उनके द्वारा राष्ट्र के निर्माण में दिए गए योगदान को याद करने के लिए धरती आभा भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। और पिछले साल दोस्तों इनकी जो है शुरुआत हुई थी और पिछले साल देश भर में 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई गई थी। तो ये सब है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो बिरसा मुंडा जी की जयंती को मनाया जाता है ना, जनजातीय गौरव दिवस। ओके, छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला देश का पहला जिला बन गया है जहां मोतियाबिंद की वजह से दृष्टिहीन चिन्हांकित सभी लोगों के ऑपरेशन किए जा चुके हैं? ऑप्शन है यहाँ पर देख लीजिए और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, याद रखना कबीरधाम जिला। तो ये कबीरधाम जिला है। ओके, चलिए देखते हैं कि कबीरधाम दोस्तों, कबीरधाम जिला देश का पहला जिला बन गया है जहां मोतियाबिंद की वजह से दृष्टिहीन चिन्हांकित सभी लोगों के ऑपरेशन किए जा चुके हैं। यहाँ मोतियाबिंद के कारण दृष्टिहीन हो चुके चिन्हांकित सभी लोगों के जो है आंखों की रोशनी लौटाई जा चुकी है। सितंबर 2021 में वहां दोनों आंखों में मोतियाबिंद के कारण दृष्टिहीन 1128 और एक आंख में मोतियाबिंद दृष्टिहीनता वाले 2124 व्यक्ति चिन्हांकित किए गए थे। ध्यान देना है कि प्रदेश में इस साल मोतियाबिंद के कारण दृष्टिहीन कुल 1,25,000 लोगों के ऑपरेशन करने का जो है लक्ष्य रखा गया है। वहीं रायपुर, बलौदाबाजार, भाटापारा, बालोद को इस साल नवंबर तक तथा रायगढ़, दंतेवाड़ा और सूरजपुर को दिसंबर तक मोतियाबिंद मुक्त जिला बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और राज्य शासन द्वारा वर्ष 2025 तक छत्तीसगढ़ को मोतियाबिंद दृष्टिहीनता मुक्त राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ओके, चलिए